जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात करना चाह रहे क्या हैं, हाल है मुझे सर, समझ में ठीक? नहीं आ रही, आवाज़ ज़रा कम है। जी जी सर। जी करें हेलो बात। सर जी, वो एक बात पूछनी थी। ये जो हम लेबल लगाते हैं, उसको अगर हमने राइट में या लेफ्ट में करना हो या सेंटर में करना हो तो वो कैसे करते हैं? इसको सेंटर में करना हो। उस लेबल सर, लेबल का टैग लगाते हैं ना हम फॉर्म जी। बनाते हुए, तो उसको लेबल को राइट लेफ्ट में या सेंटर में करना हो तो वो कैसे होता है? अलाइनमेंट, मैंने अलाइन अलाइन का भी। टैग यूज, एट्रीब्यूट यूज होता है, अलाइन का एट्रीब्यूट उसके लिए। सर उसमें किया है एट्रीब्यूट, वो होता कोई नहीं है, या फिर वो उसका जो लाइन है वो ज्यादा बड़ी होती है इसलिए नहीं होता। आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कहाँ पे ऐसा हो रहा है। जी सर, मैं करता हूँ। जी, किसी ने स्क्रीन शेयर की। जी, और भी किसी का कोई इशू हो तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। कल की कोई बात किसी को समझ में ना आई हो। कल एक आध क्वेश्चन किसी ने किया नहीं, किया था। सम टाइम आप क्वेश्चन करते हैं, मैं उनको भूल जाता हूँ आंसर करना। मैंने सोचा था कुछ क्वेश्चन को आखिर में आंसर करूंगा, लेकिन शायद वो एक आध क्वेश्चन रह गया था। तो किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो कर सकता है अभी। सर वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शेयर नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है। जी, मैंने स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया आपको। एक मिनट में दोबारा चेक करता हूँ। सर जी काइंडली आप एक वो लिख के ना, एक टैग लगा के काइंडली उसको बस आप शो कर दें, अगर ऐसे हो सकता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत दफ़ा ये काम किया। सर मैं कल करता रहा हूँ, आधा घंटा लगा रहा ये हूँ देखें, मैंने, ये एक बल्कि साहिब ने फुल बताया, से। दो तीन सूरतें बताई हैं। अभी ये शफकात साहब ने एक सूरत बताई है, इसको देखें, इसको यूज़ करें। टेक्स्ट का लाइन सेंटर, माउस सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करें। मैसेजेस में देखें ना ज़रा। है जुम्मा या ना। जी, और किसी का कोई इशू हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह हम HTML का स्टार्ट करते हैं HTML के टैग से और एंड भी HTML पे करते हैं, तो उसके अंदर हम PHP लिख लेते हैं। तो जब PHP का हम एक फाइल क्रिएट कर चुके होते हैं तो उसके अंदर जब हम HTML लिखते हैं तो HTML का टैग लगाने जरूरी होते हैं या बस हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे H1 के हेडिंग मुझे के ज़रा अंदर हम दोबारा लिख समझ लेते में नहीं आई, आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। हैं। सर जब हम एक फाइल बनाते हैं HTML की फाइल बनाते हैं तो हम जी। HTML का कोड लिख रहे होते हैं, उसमें टैग लिख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम PHP यूज करते हैं। मतलब PHP का टैग हमने स्टार्ट और एंडिंग लगाया और इसके अंदर में जो भी PHP का कोड था वो हमने लिख लिया, वो तो हो गया, ठीक है। एक हम्म। दूसरी फाइल बनाते हैं PHP की, हम्म। तो उसके अंदर जब हम कोई HTML लिखना चाहते हैं तो HTML का कोड वो टैग जो है स्पेशल, जो HTML का स्टार्ट और एंडिंग टैग है वो यूज करेंगे या खुद ही बस H1 या कोई भी लिख के हम उसको कर देंगे इको? बस वो दोनों तरह से हो सकता है। चलें ठीक।
ये दोनों तरह से हो सकता है। जी कोई और क्यूरी किसी की? चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स ने ज़्यादा तो ज्वाइन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था सर। कल जो आपने वेरिएबल्स सिखाए थे सर, उसने आपने जब नंबर लिखने थे आपने वहाँ पे num1 लिखा था, तो सर जब भी हमने वेरिएबल में नंबर्स यूज करने हम num1 ही लिखेंगे इसके लिए? नाम वो तो num1 तो नाम था, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि नाम आप पे डिपेंड करता है। आप अपने वेरिएबल का जो भी नाम रखें, एक्स वाई जी जो भी आप रखना चाहें, चाहे वो स्ट्रिंग है चाहे वो नंबर है, नाम अपना जी अपनी सर, मर्जी से आप रख सकते हैं। तो अपनी मर्जी से रख सकते। ठीक है जी सर, जो भी ठीक है, नाम थैंक रखें यू सर। उसका रखना चाहें। ठीक है सर। स्ट्रिंग और इंटीजर जो होते हैं उनको हम शो करने के लिए कोटेशन के अंदर लिखेंगे या उसको सेपरेट नहीं कर लेंगे? कोटेशन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं। आपने ट्राई किया इनको? जी मैंने काफी इससे ज्यादा भी कोशिश की है कुछ करने की, ये तो हो गए चलें थे। जी ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसको कोटेशन के अंदर ही लिखें, जहाँ भी आपका दिल चाहे लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे वो एक स्पैन के बारे में पूछना है कि वो क्या चीज़ है? जी पैन स्पैन भी एक एक वो भी टैग है ग्रिड जो। सा है, एक छोटा सा एक ग्रिड कह रहा हूँ, वो एक कंटेनर सा है स्पैन। सर वो मैंने देखा है जब ये पीएचपी लिखते हुए तो अक्सर वो मैंने कोड देखे हैं तो उसमें लेबल की जगह वो स्पैन यूज कर रहे होते हैं। स्पैन इटसेल्फ एक लेबल और स्पैन दोनों, लेबल तो खैर लेबलिंग के लिए यूज होता है, उसकी एचटीएमएल कदरें डिफरेंट होती है। स्पैन भी एक ना, जैसे डिव होता है तो डिव की तरह स्पैन भी एक कंटेनर होता है, बट डिव जो है वो जरा जेनेरिकल मानों में इस्तेमाल होता है और स्पैन जरा छोटे मानों में इस्तेमाल होता है। मतलब हर छोटे से छोटे एलिमेंट को आप स्पैन में रख सकते हैं। और डिव जरा कदरे जेनेरिकल, वो दो तीन चीजों को ग्रिप, दो तीन एचटीएमएल टैग्स को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली ना एक एक एचटीएमएल टैग को ग्रुप में नहीं, डिव में नहीं रखा जाता। एक एक एचटीएमएल टैग को वो डिव में नहीं रखा जाता। तो अगर आप रखना चाहें तो एक एक एचटीएमएल टैग को स्पैन में रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने भी एक वालेकुम बात सलाम। पूछनी थी स्पैन से रिलेटेड। जी सर स्पैन में जो हम यूज करते हैं उसका टैग, और उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल स्पैन पाकिस्तान लिख रहे हैं तो उसको सीएसएस में जाके टॉप लेफ्ट में किस तरह से करते हैं? मतलब क्या करना चाह रही हैं आप? उसके मुझे लिए समझ में नहीं आया। स्पैन बिल्कुल आपने लिख लास्ट लिया, आप में। क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है सर, उसको जो है ना वो बॉटम लेफ्ट में सबसे आखिरी लाइन में ना लेफ्ट साइड पे करना चाह रही हूँ तो वो नहीं हो रहा। देखिए लेफ्ट राइट सेंटर तो वो हो जाएगा। अगर आप उसको बॉटम में लेके जाना चाह रही हैं तो उसके लिए भी जी आपको मार्जिन वगैरह सेट करने पड़ेंगे। सर, कितनी मार्जिन होगी कि वो स्क्रीन के लेफ्ट पे चला जाएगा, बॉटम लेफ्ट पे? बॉटम लेफ्ट पे आप उसको लेके जाना चाह रही हैं, कितना मार्जिन होगा? असल में ये फिर अब थोड़ा सा ना आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हर स्क्रीन का साइज लेके उसको स्क्रीन साइज कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखेंगे कि हर स्क्रीन साइज के हिसाब से उसको डायनामिकली चेंज करेंगे। 95 कर लें सर, मेरा ख्याल है परसेंटेज 95 के हिसाब से 95 जैसे वो कह रहे हैं, कुछ इस तरह कर लें परसेंटेज उसकी। आई मीन मार्जिन 95 कर दूं? नहीं नहीं मार्जिन ऐसे टॉप 95।
टॉप 95% परसेंटेज में टॉप इसको सेट करने की कोशिश करें। ठीक है सर, परसेंटेज पे ही मैं पूछ रही थी। चलें सही है, जी मैं ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू सर। चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, तो कल हमने वो पढ़े थे वेरिएबल्स। आज हम थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले स्लाइड्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपने देखा होगा जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह आप जो करते हैं वो प्रोग्राम आपका कैसे करेगा। तो उसकी एक एग्जांपल हमने कल भी की थी। कल तो हमने देखा था आपने, ये प्लस साइन जो है, ये एडिशन का जो साइन है, ये दो ऑपरेंड लेता है, एक इसके लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और आंसर ये प्रिंट कर देता है। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरह ये कुछ मज़ीद डिटेल यहाँ पे दी गई है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का ऑपरेटर यूज़ होता है। ऐसे डिवीजन के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है। मॉड्यूलस साइन है एक, ये कदरे कम्प्लेक्स है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। और प्लस प्लस और माइनस माइनस के ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए और डिक्रीमेंट करने के लिए। अगर किसी इंटीजर में एक वैल्यू प्लस करनी हो, एक वैल्यू ऐड करनी हो, +1 करना हो, तो उसके लिए प्लस प्लस यूज़ होता है। 2 दफ़ा प्लस प्लस लिखेंगे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, +1 हो जाएगा उसमें। और अगर उसमें कुछ डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, एक चीज़ माइनस करना चाहते हैं, 1 माइनस करना चाहते हैं, तो वो माइनस माइनस। मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन की सूरत में, जब आप दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने की सूरत में कभी तो आपको आंसर चाहिए होता है कि डिवीजन की सूरत में आंसर क्या मिला, और कभी आपका कंसर्न होता है कि मुझे रिमाइंडर मिले। फॉर एग्जांपल आपने ये कौन साहिब है, लेकिन ये आपने एक साहिब ने ये काम कर दिया, इनको सर ये कौन कद मार रहा है? भाई थोड़ा सा मुझे भी मालूम पड़ गया, लेकिन थोड़ा सा तमीज में रहना चाहिए। ये मोबाइल यूजर कौन है जी? तो सजेस्ट करें इनको कैसे किक आउट किया जा सकता है, इनको क्लास से सर आप ऐसा करें सर, इसका एनोटेशन ऑफ कर दें सर, सेटिंग में जाकर ना। उसके बावजूद भी चल रही थी कल, तो मैंने वैसे की तो थी। नहीं सर, अगर एनोटेट ऑफ करेंगे ना उसको, तो फिर नहीं ये लगा सकते कोई भी। ये मोर मीटिंग सेटिंग्स में सर ये मौजूद है ऑप्शन, वहां पे जाके हम इसको सर इसको किक आउट कर दें। सर मे बी किसी से एक्सीडेंटली हो गया हो, किक आउट प्लीज ना करें। हाँ तो फिर अब हम कैसे लेक्चर पढ़ेंगे मतलब आगे स्टार्ट सर इसको जो है रिमूव कर दें। सर ये एक्सीडेंटली नहीं होता। सर ये पेन वाले ऑप्शन पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो रेजर का ऑप्शन आएगा, उससे जाके रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, फॉर्मेट रेजर, चलो शुक्रिया जी, तो अच्छा हो गया। आई गेस ये हो गया जी, हो गया जी। चलें जी आगे चलते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर कभी हमें चाहिए होता है, हमने 2 को 5 पे डिवाइड किया, तो जाहिर है आंसर तो 2 आएगा, लेकिन कुछ 1 रिमाइंडर होगा। 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचेगा, एक नीचे बच जाएगा, और आंसर जो आएगा वो 2 होगा। 2 2 4 और एक रिमाइंडर में आ जाएगा। कभी हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो मॉड्यूलस साइन हमें रिमाइंडर ला के सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज मेरी आ रही होगी, अब आ गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी अब ठीक आ रही होगी आपको आवाज मेरी। तो रिमाइंडर कभी चाहिए हो तो उसके लिए मॉड्यूलस साइन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये स्क्रीन पे आपके पास, आवाज ठीक आ रही है मेरे ख्याल अब तो। जी असाइनमेंट ऑपरेटर, जी सर, असाइनमेंट ठीक है। ऑपरेटर क्या होते हैं?
एक वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का जो तरीकाकार है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के जरिए से होता है। तो हमने कल इसको यूज किया था, ये फर्स्ट ऑपरेटर को। सेकंड ऑपरेटर असाइनमेंट के साथ साथ ये करता है कि पुरानी वैल्यू को बीच में रिटेन रखता है और नई वैल्यू को उसमें ऐड कर देता है। अगर वो इंटीजर है तो नई वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगी, और अगर वो स्ट्रिंग है तो नई वैल्यू उसके साथ अपेंड हो जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देता है और नई वैल्यू उसमें ऐड कर देता है। और ये प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर पुरानी वैल्यू के साथ अगर वो इंटीजर है तो एडिशन कर देता है, नई वैल्यू को ऐड कर देता है। 5 पहले पढ़ा है आपने, 6 बीच में ऐड नया असाइन किया तो ये नई वैल्यू 11 बन जाएगी। और इसी तरह ये माइनस इक्वालिटी साइन है, मल्टीप्लाई, और ये आगे वाला भी ऐसा ही है। डॉट और इसी तरह ये मॉड्यूलो, ये भी एज इट इज यूज होंगे। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए कि वो इक्वल हैं कि नहीं है, तो डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। नॉट इक्वल, कभी हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं है। नहीं इक्वल है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वालिटी साइन आता है। नॉट इक्वल टू इसका मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इससे तो आप फेमिलियर होंगे ही। आगे हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी मैं स्लाइड्स अभी आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगी आपको। वीडियो में स्लाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, अगर आपको फिर भी चाहिए तो थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी बताता हूँ आपको। जी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स शायद कुछ लोग इनको जानते ना हो, मैं ज़रा बता देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि हमारा डिसीजन जो होता है, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिसीजन ले पा रहे होते हैं, वो डिसीजन हमारे कभी वन साइडेड होते हैं, कभी हमारे डिसीजन जो होते हैं ना वो कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में हमने कहीं कोई भी काम करना हो, कहीं दूर जाना हो, शहर में कहीं मूव करना हो, ट्रैवलिंग करनी हो तो हम 3-4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बारिश तो नहीं हो रही, बारिश हो रही है तो हमारे पास छतरी होनी चाहिए, हम बाइक पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो बारिश हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को, कई चीज़ें हम देख के घर से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह के जो डिसीजन जो कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड ऑपरेटर उनमें से है। ये देखता है कि मल्टीपल चीज़ें अगर ट्रू हैं तो फिर डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो हम कहते हैं अगर बारिश हो रही है तो हमारे पास छतरी भी होनी चाहिए और गली में ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, तो तब हम ट्रैवल करेंगे। तो अगर आपने वॉक करनी है, पैदल चलना है या बाइक भी लेके जानी है, तो तब आप देखते हैं बारिश हो रही है तो आपके पास छतरी भी होनी चाहिए या बरसाती भी होनी चाहिए, और साथ में आप ये भी कहते हैं कि गली में ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए गली में ज्यादा पानी होगा तो तब भी चलना मुमकिन नहीं होगा। तो यूं आप कहते हैं कि कभी आपका डिसीजन जो होता है ना वो एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंडेंट होता है, और वो दोनों ट्रू होंगी तो तब आप चलेंगे। तो आप कहते हैं कि मैं पैदल तब जब मार्केट तक जाऊंगा, मस्जिद तक जाऊंगा, ग्राउंड तक जाऊंगा जब मेरे पास छतरी भी होगी और गली में ज्यादा पानी भी नहीं होगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है कि दो चीजें जब इकट्ठी ट्रू होंगी तो तब ऐसा होगा। और इस तरह के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। मैं चाय तब पीऊंगा कि चाय अच्छी भी बनी हो और मीठी भी बनी हो। अगर अच्छी हो और मीठी ना हो तो तब भी नहीं पीऊंगा, और मीठी हो अच्छी ना हो तब भी नहीं पीऊंगा। तो ऐसा कभी होता है कि दो चीजें इकट्ठी, आप दो चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों पे। एंड ऑपरेटर इस सूरत में होता है कि ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो तो तब मैं ये काम करूंगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग में कुछ यूज होती है और आगे चल के हम इसको यूज भी करेंगे। और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर ये ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक चीज हो तो मैं ये काम कर लूंगा। दोनों सर में से एंड का जो है वो सिंबल ही लगाना पड़ेगा या ए एंड डी स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं? दोनों एक ही रिएक्टर ए एंड डी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते। ये जो डबल ऑपरेटर यहाँ पे फर्स्ट वन है ना, इसी के जरिए से आप लिख सकते हैं। ठीक। और ऑपरेटर ये होता है कि आपने यूं करना है कि एक चीज
अगर दोनों सूरतों में से कोई एक चीज ट्रू हो तो तब भी आप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो आप कहते हैं कि मेरे पास छतरी या बरसाती में से कोई भी चीज हो तो मैं ट्रैवल कर लूंगा। छतरी हो या बरसाती हो तो मैं चाहे छतरी हो चाहे बरसाती हो आप ग्राउंड चले जाएंगे या मस्जिद चले जाएंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप कहते हैं फिर हाँ फिर मैं नहीं जाऊंगा। अलबत्ता दोनों में से कोई है। कभी आदमी कहता है कि चाय अच्छी होनी चाहिए चाहे मीठी ना भी हो, तो चाहे चाय अच्छी हो या मीठी हो दोनों में से एक ट्रू हो तो कुछ लोग पी लेते हैं। तो हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो इसी तरह और ऑपरेटर के लिए ये साइन यूज होता है, नॉट ऑपरेटर और एक्सक्लूसिव और। नॉट ऑपरेटर फेमस है, एक्सक्लूसिव और बहुत कम यूज होता है, वो भी इसी तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है जी। वेरिएबल असाइनमेंट्स हम ये कल कर चुके हैं, थोड़ी सी आज इनकी प्रैक्टिस मजीद करेंगे। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या चीज़ है, बाकी हम वहां जाके इसको ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे फाइल में। नॉट को भी एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा। मैं शुरू में कर चुका हूँ नॉट मतलब ये एक कभी हमें देखना होता है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो वो नॉट ऑपरेटर इसलिए होता है कि इक्वल नहीं है। जो चीज आपके पास है वो दूसरे के बराबर है कि नहीं है। वेरिएबल ए में जो चीज पहले सर जैसे पहले इक्वल और इक्वल नॉट, हाँ वो सेम। नॉट ऑपरेटर अकेला यूज नहीं होता, ये किसी ना किसी के साथ अपेंड होता है जी। ठीक सर। अच्छा जी, वेरिएबल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको हम देख लेते हैं अभी। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है। ये पीएचपी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये थोड़ा सा फर्क है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल जावा और डॉट नेट जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो उनके अंदर डॉट ऑपरेटर ना ये ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं या ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है। लेकिन पीएचपी के अंदर जो डॉट ऑपरेटर है ना ये कनकैटिनेशन के लिए यूज होता है। कनकैटिनेशन क्या होता है? दो चीजों में ज्वाइन लगाना। दो चीजों को आप जोड़ना चाहते हैं तो ये स्मथ बॉन्ड का काम करेगा, एल्फी का काम करेगा कि दो चीजों को आपस में जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल एक मैसेज वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ना है तो दरमियान में डॉट ऑपरेटर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यू हैव, ये एक वेरिएबल है या स्ट्रिंग है या हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको जोड़ना था मैसेज के वेरिएबल के साथ तो दरमियान में डॉट ऑपरेटर आया। हम इसको भी अभी यूज करके देखते हैं। स्ट्रिंग की टाइप्स होती हैं, इनको भी हम देख लेते हैं जब हम फाइल्स में जाके जरा प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीपल कमांड्स हैं, मेरा ख्याल है वेरिएबल टाइपिंग है, इसको देख लेते हैं अभी हम। कांस्टेंट है। चलें जी अब हम जरा फाइल वर्क करते हैं। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। NFTP, अब हम फाइल्स इधर से ही ओपन करेंगे। मैंने अपने NFTP के फोल्डर को साइड पे लगा लिया और यहीं से हम इसको ओपन करते रहेंगे NFTP और यहाँ से हम गए डेमोज के अंदर। और आज हम लेक्चर कौन सा पढ़ रहे हैं जी? लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 की स्लाइड्स मेरे पास मौजूद हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ है जी। ये कोई साहिब ने माइक ऑन कर लिया, ये अलाउ नहीं। देखिएगा जी ये एक स्लाइड नंबर 13 है। उससे पहले वाली स्लाइड्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको थोड़ी देर में आपको खुद ही डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। स्लाइड 13 में एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, वेरिएबल है और वेरिएबल के एंड में जाके देखें कि वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ा गया, कनकैटिनेट किया गया है। तो कनकैटिनेट करने के दो तरीकाकार हैं, उनमें से एक तरीकाकार सिंपल सा है। यहाँ पे देखें डेवलपर, ये एक हार्ड कोडेड वैल्यूज है। मैंने कहा इको के दरमियान जब भी कुछ शो करवाना हो, कुछ हार्ड कोडेड शो करवाना हो तो डबल कोट्स के दरमियान जो भी आप दिखाना चाहते हैं डबल कोट्स के दरमियान लिख लें। तो यहाँ तक डबल कोट्स के दरमियान जो भी हमने लिखा डिस्प्ले करवाना चाहते थे वो लिख दिया। लेकिन उसके बाद हमने आखिर में जाके देखें तो एक वेरिएबल लिख दिया। शुरू में हमने पहली लाइन में ऑथर के नाम से वेरिएबल लिखा। तो कनकैटिनेशन का एक ये भी तरीकाकार है और एक दूसरा तरीकाकार भी है जो हमने स्लाइड में पढ़ा। चलें जी अब जरा जाके इस स्लाइड को रन करते हैं। ये मेरे पास स्लाइड मौजूद है। ये फाइल जो है लोकल होस्ट
NFTP/demos, और डेमोज में कहीं ये पड़ी है लेक्चर 8 भी, ये लेक्चर 10 है, लेक्चर 10 की स्लाइड 13 है। तो देखिएगा स्लाइड 13 में हमारे पास ये एक मैसेज शो हो रहा है। मैं ज़रा जूम इन कर देता हूँ इसको आपके लिए। जो कुछ हमने दिखाना था वो एज इट इज शो हो रहा है यहाँ तक, लेकिन लास्ट में जो ऑथर का वेरिएबल है ना, ऑथर का वेरिएबल उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं दोबारा आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। ऑथर के वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसको डबल कोट्स के अंदर अगर हम वेरिएबल दिखा देंगे, ऐड कर देंगे, तो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे देखें, बाकी तो वैल्यूज ऐसे ही प्रिंट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आगे इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। ऑथर वेरिएबल है, ऑथर वेरिएबल को हम टेक्स्ट वेरिएबल के साथ ऐड कर चुके हैं, और ये देखें टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया ऑथर वेरिएबल को। तो दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के, जैसे अभी हम छोटे शॉपर को बड़े छोटे थैले को बड़े थैले में डाल देते हैं, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में डाल देते हैं, ऐसा कभी किया। और फिर हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। चलिए जी हम चलते हैं, टेक्स्ट में क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे वही प्रिंट हो रहा है, पहले वाली एग्जांपल है, बस कदरे डिफरेंट है। बस हमने पहले एज इट इज यहीं पे इको करवा दिया था, इस लाइन में हमने टेक्स्ट एक वेरिएबल यूज किया और उसके अंदर दो वेरिएबल्स को आपस में मर्ज करके फिर हमने अलग से उनको इको करवाया। किसी ने भी क्वेश्चन भी किया था कि जब हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डबल कोट्स, तो चाहे आप डबल कोट्स यूज कर लें चाहे ना करें, लेकिन वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए डबल कोट्स यूज नहीं किए जाते। लेकिन अगर मैं डबल कोट्स यूज भी कर देता हूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज ही प्रिंट हो रहा है। तो आप डबल कोट्स में भी यूज करेंगे तो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू ही प्रिंट होगी, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देख लिया। जी नेक्स्ट देखते हैं। एक वेरिएबल हमने बनाया शुरू में ऑथर। हमने अभी तक पढ़ा कि इको में जब हम डबल कोट्स यूज करते हैं तो तब जो कुछ डबल कोट्स के दरमियान में होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि डबल कोट्स के अलावा अगर आप लेस देन साइन और एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और लेस देन साइन और एंड ऑपरेटर के दरमियान जो कुछ भी लिख देंगे तो वह एज इट इज प्रिंट होगा। तो लेस देन साइन डबल कोट्स की जगह ये ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। कदरे क्रिटिकल है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, लेकिन ऑप्शन मौजूद है आपके पास, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड 14 है, इसको भी जरा एक दफा डिस्प्ले देख लेते हैं, इसका आउटपुट इसकी देख लेते हैं। जी ये देखें वही सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नया ऑपरेटर आपने देखा, ये लेस देन और एंड ऑपरेटर। ये भी डबल कोट्स की जगह इसको यूज कर सकते हैं, चाहे डबल कोट्स कर लें चाहे इसको यूज कर लें। डबल कोट्स आसान है, ये तो इतना ज्यादा टाइप करना पड़ेगा, बहरहाल ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट ये एक वेरिएबल है, उसमें दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया गया। नंबर के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो फिर बाद में प्रिंट करवाया गया स्क्रीन पे, और आखिर में फिर सब स्ट्रिंग एक फंक्शन है। पर ये डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। देखिएगा जी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है रिजल्ट क्या है। हमने दो नंबर्स को, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर नंबर के वेरिएबल में स्टोर हो गया और वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। ये प्रिंट करवाया तो ये आंसर है। दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये उसका आंसर आया। और नेक्स्ट हमने एक फंक्शन कॉल किया, सब स्ट्रिंग का एक फंक्शन है। क्या करता है, अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो जैसे ही हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो वब ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से समझा देता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे समझना, जो भी मैं बात करने लगा हूँ, ये आपके लिए समझना जरूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो 2-4 दिन के बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो वब वहाँ पे डिटेल में ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो देखिएगा यहाँ पे
हम करना क्या चाह रहे हैं कि पहली वाली वैल्यू में से आप देखें हमने दरमियान के 5 डिजिट उठा लिए हैं, 81020, ये वैल्यूज उठानी है। अगर हम ये किसी भी वेरिएबल में से किसी खास वैल्यू को निकालना चाहें, किसी खास इंडेक्स को रिट्रीव करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी देखें, ये नंबर के वेरिएबल में से हमने मिडल की वैल्यूज को उठा लिया, पहली 2 वैल्यूज को छोड़ दिया, दरमियान वाली 5 को उठा लिया, और वो नीचे डिस्प्ले आ रही है आपको। और तरीकाकार उसके लिए क्या है, एक सब स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसके अंदर से हम कुछ निकालना चाह रहे हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यूज को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, पहले नंबर पे पहले आर्गुमेंट के तौर पे उसको पास किया जाता है। फिर ये बताया जाता है कि कितने नंबर्स के बाद हमने वैल्यूज को उठाना है। तो हम कह रहे थे स्टार्ट में 2 वैल्यूज को छोड़ दो, उसने 2 वैल्यूज यहाँ पे बता दिया कि स्टार्ट से 2 वैल्यूज नहीं उठानी और उसके बाद 5 उठानी है, तो ये उसने एज इट इज कर दिया। तो बहरहाल ये ज्यादा अच्छे तरीके से फॉर्म्स में समझ में आ जाएगा। सब स्ट्रिंग एक फंक्शन है और उसके यूटिलाइजेशन का तरीकाकार है कि 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट नंबर, वो वेरिएबल जिसकी हमने पार्टीशन करनी हो, और फिर उसके बाद बताना होता है कि कहाँ से पार्टीशन स्टार्ट करनी है। तो हमने कहा 2 नंबर छोड़ के फिर पार्टीशन स्टार्ट करो, और कितनी करनी है, 2 नंबर छोड़ के 5 नंबर उठा लो, तो उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, सर हम कोई भी वेरिएबल जो है ना विदाउट वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं? विदाउट वैल्यू डिक्लेयर किया जा सकता है, बिल्कुल। उसमें कोई वैल्यू ना हो ऐसा किया जा सकता है। अगर एक तो कर दें सर। देखिए जी, हम उसमें उसको खाली रहने दें। ये देखेंगे अभी स्क्रीन में हम ये करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल एक्स बना लेते हैं और उसमें हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। एक तरीकाकार ये है, और एक तरीकाकार ये है कि वेरिएबल वाई बनाया हमने और उसमें हमने नल स्टोर करवा दिया, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये तरीकाकार है उसको, और हम यू भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप वाई के साथ जेड के साथ यूँ कर लें, बस जेड से इसमें कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो ये तीनों तरीकाकार आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग रन टाइम पे वैल्यूज लेना चाहें यूजर से, तो रन टाइम पे वैल्यूज लेना चाहिए अभी बस 2-4 दिन में हम पहले टूल किट पढ़ लें अपनी, फिर उसके बाद हम रन टाइम पे वैल्यूज लेंगे यूजर से, और फिर बहुत अच्छे तरीके से हम उसको सीखेंगे कि कैसे यूजर से रन टाइम पे वैल्यू ली जाती है। यहाँ पे होता है ऐसे है कि फॉर्म यूजर की वैल्यूज फॉर्म से हम लेते हैं, तो कमांड लाइन से भी वैल्यूज ली जा सकती हैं, लेकिन वेब डेवलपमेंट में कमांड लाइन की जरूरत नहीं होती। अब हम जो वैल्यूज लेंगे वो फॉर्म से लेंगे, यूजर हमें फॉर्म के जरिए से वैल्यू देगा, वेब फॉर्म के अंदर वो HTML में बने हुए फॉर्म के अंदर वैल्यू इनपुट करेगा, हम उधर से लेके अपने PHP में उसको यूटिलाइज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, स्टोर करेंगे, रिट्रीव करेंगे, यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे, तो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये होगा। सर ये इको लाइन और इको फाइल क्या है जी? इसको मैंने echo line जी मैंने इसको डिलीट कर दिया। आगे जाके 2-4 दिनों में ये बात समझ में आएगी आपको, या पहले इस स्लाइड को देख लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या जो चीज़ मकसूद है वो पहले देख लेते हैं। कि किसी साइड ने फिर माइक ऑन कर लिया, तो देखिएगा ये हुआ यूँ कि हमने रेडियस डिफाइन करना था, सॉरी एरिया, सर्कल का एरिया डिफाइन करना था, जैसा कि हम मैथ में करते रहे हैं, मैट्रिक तक यही काम करते रहे हैं कि एक सर्कल का एरिया डिफाइन करना है, तो उसका फॉर्मूला था। तो ये सिंपली एक मैथ का इक्वेशन लगाई गई है, और कैसे लगाएगी ये आप देख सकते हैं 3 लाइनों में है। सर म्यूट ऑल कर दें आप, डिस्टर्बेंस काफी हो रही है, किसी का माइक ओपन है तो जी चलें चलें। तो देखिएगा ये 3 लाइनों में हमने ये काम किया। पहली लाइन में पाई की वैल्यू डाली गई है, रेडियस डिफाइन किया गया है, और फिर फार्मूला यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, और फार्मूला फेमस है आप जानते हैं, और उसको हमने इको करवा दिया, और स्क्रीन पे वो इको आपको नजर आ रहा है। और किसी साहब ने कहा था कि ये
एम्प्टी वैल्यू अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें तो जितना मर्जी फॉर्मूले के बाद मैं एक br डालता हूँ, br, और फिर उसके बाद मैं वेरिएबल x को इको करवा देता हूँ, डॉट y को इको करवा देता हूँ, डॉट z को इको करवा देता हूँ। तीनों वेरिएबल्स को मैं इको करवाता हूँ, लेकिन तीनों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसलिए डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी अनडिफाइंड वेरिएबल, जी तो डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन करने का तरीका कार नहीं है। सही है जी, ये गलत हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। बाकी दोनों की सूरतों में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अब जरा देखिएगा, यहाँ पे एक इशू आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिबगिंग भी समझ लेते हैं। डिबगिंग हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। जब आप PHP फाइल बनाएंगे और कुछ सिंटेक्स गलत लिखेंगे, सिंटेक्स मतलब ये क्या होता है, यूं समझ लें सिंटेक्स क्या है, जरा समझिएगा तवज्जो से। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि गाड़ी चलाने का तरीकाकार ये है कि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ड्राइविंग सीट पे बैठें। ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए आपको बताया जाता है कि ये स्टीयरिंग है, इसको ऐसे ऐसे उल्टा सीधा घुमाएंगे तो गाड़ी मूव करेगी, ये ब्रेक है, ये क्लच है, और ये इस तरह के गियर्स हैं। तो ये 4-5 चीजें बयान कर दी गई आपको। अब आप जो काम स्टीयरिंग से लेना चाहते हैं वो आप ब्रेक से लेना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली नहीं होगा, गाड़ी कुछ ना कुछ गलत प्रोड्यूस करेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, किसी में जाके लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि कंप्यूटर को आप PHP के जरिए से इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो इसका एक तरीकाकार है, और वो तरीकाकार जैसे ही आप उसको ब्रेक करेंगे, उस तरीकाकार को आप छोड़ेंगे तो एरर्स आएंगे। तो अभी हमने वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन वेरिएबल डिफाइन करना गलत तरीके से हमने किया। गलत तरीके से किया तो उसने एक हमें नोटिस दिया, तो ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई। जैसे आप हल्की सी गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक ना लगाएं तो वो गड़बड़ कुछ ना कुछ होगी, ज्यादा ज्यादा वो तेज चलना शुरू हो जाएगी, और मे बी वो एक्सीडेंट हो, मे बी ना हो। नोटिस में ये हो सकता है कि कोई साथ वाला आपको 2-4 सलवातें सुनवा दे कि जनाब गाड़ी ध्यान से चलाओ, एकदम से आप गाड़ी को रेस दें गलत तरीके से। तो यहाँ पे भी एक सर ये टेबल खुद ब खुद ही आ गया कि ये आपसे कुछ गलत हुआ है, और ये इस तरह की वार्निंग्स आ सकती हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे उनको कैसे हैंडल किया जाता है। अब सिंपली ये समझिएगा कि इस तरह के कौन बोली जा रहे हैं, कितनी ये टेबल खुद ही आ गया, ये कितनी है सुबह बरूज की। तो अगर इस तरह की कोई वार्निंग, कोई नोटिस, कोई फैटल एरर शो हो तो सिंपली उसको देखें कि क्या लिखा हुआ है। मैंने देखा उसने कहा जी अनडिफाइंड वेरिएबल जी वेरिएबल है जो सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है, अगर उसको सही तरीके से डिफाइन किया जाता तो हम उसको यूज कर पाते। तो अब देखिएगा ये कहाँ पे है, उसने प्रॉपरली पूरा बताया, लाइन नंबर 20 पे है। इशू जो आया वो फाइल का पूरा पाथ बता के उसने बताया लाइन नंबर 19 पे ये इशू है। तो लाइन नंबर 19, ये लाइन नंबर 19 है, यहाँ पे जी को लिखना ठीक नहीं है, तो मैं जी को उड़ा देता हूँ यहाँ से और हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये डिबगिंग का तरीकाकार है। आपको कोई एरर आएगा तो उस एरर से परेशान ना होइएगा कि ये क्या बड़ा सा आ गया, उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग फिर अमल करें। आगे हम जाके मजीद इस पे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को अनकॉमेंट कर देता हूँ तो देखिएगा क्या आएगा। एक और BR डाल देते हैं यहाँ पे ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे से नजर आए। देखिएगा जी, ये एक लाइन और एक फाइल, ये दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे दो चीजें यूज की हैं। ये लाइन और फाइल का ये काम है। फाइल एक कांस्टेंट है, वो अगर लिख दें तो वो पूरा फाइल का पाथ दे देता है, और अगर लाइन कांस्टेंट यूज करवा लें तो 13 वो लाइन नंबर प्रिंट करवा देता है। तो ये हमारे लिए लाइन नंबर, इसको हमने आगे जाके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था, एक साहब ने क्वेश्चन भी कर लिया तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको दिखा दिया। चलेंगे, हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हुई हैं। अब हम जरा थोड़ा सा मजीद चीजों को देख लेते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये लाइन नंबर का दोबारा प्लीज बताइए जी। लाइन का दोबारा बताइएगा सर जी, ये आने वाला आगे जितना बता दिया उससे काफी है। आगे की स्लाइड्स में आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। चलिए, अब हम लाइन नंबर शो कराना हो, कौन सी लाइन पे आप चल रहे हैं, और कभी आपको फाइल डिस्प्ले करवानी हो कि कौन सी फाइल है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दोनों कांस्टेंट यूज होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं मैं अभी बयान करूंगा।
कल या परसों के लेक्चर में। चलें जी, अब हम दोबारा से ज़रा कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और हमने उसमें 10 स्टोर करवा दिया। अब मैं चाहता हूँ इसी वेरिएबल 10 के अंदर मैं 20 और ऐड कर दूँ। तो x वेरिएबल है, इसके अंदर मैं 20 ऐड करना चाहता हूँ। तो एक तरीकाकार तो ये है कि मैं x लिखूं प्लस 20 के x के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसी को ऐड कर दो। तो ये तरीकाकार भी ठीक है। मैं इसको इको करवा देता हूँ और आपके सामने स्क्रीन पे ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। देखिए 30 आ रहा है स्क्रीन पे। और एक तरीकाकार कदरे ये है कि हम इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म इसकी इस्तेमाल करें। शॉर्ट फॉर्म ये है कि मैं इसकी जगह ये x जो मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है ना, ये मैं ना लिखूं। शॉर्ट फॉर्म ये है। शॉर्ट फॉर्म ये है कि मैं इसको नहीं लिखता और यहाँ पे जाके ना मैं प्लस का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले कर देता हूँ। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट आप लोगों को अजीज होता है ना, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। तो ये यही काम करने का शॉर्टकट है। सेम सिनेरियो है, सेम रिजल्ट्स हैं, बस एक काम हमने शॉर्टकट तरीके से कर लिया। सही जी। अब हम चाहते हैं कि x में कुछ ऐड हो जाए। अभी तो x में 10 है, मैं इस लाइन को वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब +1 ऐड करना चाहता हूँ। तो एक तरीकाकार ये है कि x +1 लंबा तरीकाकार है। सही जी। एक x ऐड हो जाएगा उसके अंदर। 11 हो चुका है वो, पहले 10 था, 10 में +1 किया तो 11 हो गया। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है जरा देखिएगा, x प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट करने के एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, x प्लस प्लस। तो यहाँ पे भी x 11 हो जाएगा, 10 यहाँ पे x 11 हो गया और यहाँ पे आके x 12 हो जाएगा। आपके सामने दोनों ने सेम काम किया। ये लाइन भी 1 ऐड कर रही है और ये लाइन भी +1 कर रही है। सही जी। तो ये साहब ने एक बताया कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, कुछ इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं। हम आगे जाके इनको पढ़ेंगे। अभी चलें जी, आपने इंक्रीमेंट पढ़ लिया। अब हम डिक्रीमेंट पढ़ते हैं। अगर हमने प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस यूज कर लें, ये पुरानी वाली को हम यहाँ से खत्म कर दें, तो अब हम माइनस माइनस इसकी जगह यूज करते हैं। तो देखिएगा 10 में से एक माइनस हो जाएगा, 10 में से एक माइनस हो जाएगा। और उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, हमने कंकैटिनेशन भी देख ली, प्लस माइनस भी देख लिया। ऑलमोस्ट आज की चीजें हमने देख ली हैं। हम जरा स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि सब लोग हमारे साथ चल जाएं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हमारा स्लो मोशन में चलने का ये मतलब नहीं है कि आप आज के काम को कल पे डाल दें और कल के काम को परसों में डाल दें। अभी एक आध वीक के अंदर हम बहुत प्रोडक्टिव काम करने लगेंगे, तो हमारे प्रोडक्टिव कामों की वजह से हम जो प्रोडक्टिव काम करेंगे वो एकदम से एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्सपेंसिव इस सेंस में हो जाएंगे कि हम काम करते करते एकदम एडवांस काम करना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने काम पेंडिंग रखे होंगे कि जी मैं कल कर लूंगा, परसों लेक्चर कर लूंगा, स्लो स्लो चल रहे हैं। ऐसा ना कीजिएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनको एकदम से चीजें समझ आना बंद हो जाएंगी। तो साथ साथ में हमने जो स्लो मोशन में काम कर रहे हैं साथ साथ में करते रहिएगा। एकदम से चीजें एडवांस होना शुरू हो जाएंगी। हमारा काम चीजों को समझना नहीं है, हमारा काम चीजों को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस मैंने नहीं करनी, प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ कीजिएगा, ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएंगे तो आपकी साथ साथ में आपने चीजें कवर की होंगी। पिछली चीजें आपने प्रैक्टिस की होंगी, वेरिएबल्स को और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, और इस तरह ये जो छोटी छोटी चीजें हैं 5-5, 10-10 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ना छोड़िएगा। तो क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैं नेक्स्ट स्लाइड, चले नेक्स्ट स्लाइड को छोड़ देते हैं हम लोग। एक मिनट जरा देख लेते हैं। आज तो नहीं है, कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लीजिएगा। अगर आपकी कोई बात नहीं हुई तो हम आगे चलेंगे। जी सर, ये आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं सर, ये किस लिए होते हैं? डबल फॉरवर्ड स्लैश ये कमेंट्स के लिए, कमेंट्स के लिए। कमेंट करने के 2-3 तरीकाकार हैं।
तो एक तरीका ये फॉरवर्ड स्लैश डाल दें, एक लाइन को कमेंट करना हो तो आप यूं करते हैं, जैसे ये लाइन हाईलाइट की हुई है मैंने, ये एक तरीकाकार है। और मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो तो उसका ये तरीकाकार है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और यहाँ तक कमेंट करना, वहां पे भी एक स्टार और बैक स्लैश आएगी वहां पे, फॉरवर्ड स्लैश दोनों जगह पे, तो कमेंट्स करने का तरीकाकार है जी। कोई और क्वेश्चन जी? सर PHP में HTML के टैग यूज करें? PHP में HTML के टैग, जी बिल्कुल, हमने हम 2 टैग्स तो यूज कर ही रहे हैं। देखिएगा जी, एक टैग तो हमने ये यूज कर रहे हैं शुरू से, BR टैग, और हम देखें फॉर एग्जांपल मैं एक इको करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, और बीच में मैं चाहता हूँ इको जरा बड़ा सा होना चाहिए, H1 टैग यूज होना चाहिए। तो देखिएगा इको में H1 टैग हेलो PHP, और बीच में मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ, पूरी की पूरी PHP के अंदर HTML लिखता जा रहा हूँ। तो ऐसा अलाउ कर, ऐसा हम कर सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर दिया। सर div यूज करें, div भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने एक कर दिया, बाकी आप कर लीजिएगा। सर इसके दरमियान में कोई वेरिएबल यूज कर सकते हैं इसी टैग के दरमियान में? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे x यूज कर लें तो ऐसा हो जाएगा, $x, बीच में x आ गया, साथ ही हेलो PHP के साथ मैंने x भी डाल दिया बीच में, तो देखिएगा वो 9 भी वहीं पे आ गया। सही है जी? जी और कोई क्वेश्चन जी? सर ये जो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस से, तो ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसको जितनी दफा रन करेंगे उतनी दफा डिक्रीमेंट होगी, या वो वन टाइम ही करेगा? नहीं, हर दफा वो फाइल देखे ना, एक दफा मैंने मैं देखें आपके सामने फाइल को, ये देखें बार बार मैं फाइल को रिफ्रेश करता जा रहा हूँ, लेकिन आउटपुट कुछ फर्क नहीं आ रही। आउटपुट पे क्यों फर्क नहीं आ रही है, जरा तवज्जो से समझिएगा। इस वजह से कि जब भी मैं फाइल रन करता हूँ, x क्रिएट होता है, उसमें 10 असाइन होता है, और फिर x में से -1 हो जाता है, फिर दोबारा रिफ्रेश होता है, फिर x क्रिएट होता है, 10 उसमें असाइन होता है, और फिर -1 हो जाता है। सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू। मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए आप जितनी लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। जी कोई सर लेकिन अगर ये लूप में होगा तो फिर तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी ना? जी बिल्कुल, जब हम लूप पढ़ेंगे तो उधर इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी हमने लूप्स नहीं पढ़ी। जी कोई और क्वेश्चन? सर ये लूप के बगैर डिक्रीज नहीं होगा सर ये? जी ये लूप के बगैर ये बार बार रिफ्रेश करने से डिक्रीज नहीं होगी वैल्यू? नहीं होगी ना, आपके सामने मैंने करके तो दिखाई ना। ये देखिए मैं बार बार रिफ्रेश, आप ट्राई कीजिएगा इसको, कुछ चीजें मेरे पे ना छोड़ें, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरा ख्याल आज वीकेंड है तो थोड़ा सा मुझे अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो मैं जरा असाइनमेंट्स पे फोकस कर लूँ। आपने अभी तक सबने बना ली वो असाइनमेंट? सबने लॉगिन पेज वाली असाइनमेंट बना ली फेसबुक की? जी सर, पोस्ट की है। कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने नहीं बनाई? जी वो स्टूडेंट्स, अभी ज्यादा सब स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई है, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स बना ली है मगर सबमिट नहीं करवाई है जी, अभी सबकी सबमिट नहीं हुई जी। जिन्होंने कर ली वो अभी प्रमोशन है, जिन्होंने नहीं की वो बात करें अभी। मैंने थीम अभी तक सबमिट नहीं कराया, बाकी फेसबुक का पेज मैंने सबमिट करा दिया जी। थीम भी सबमिट होना चाहिए जी। अभी नेक्स्ट वीक में हम नई असाइनमेंट्स आएंगी, ये HTML CSS वाली असाइनमेंट्स को अभी हमें छोड़ना होगा। तो ये जितनी भी असाइनमेंट सबकी जितनी रहती हैं वो कर लें, क्योंकि अभी हम स्लोली PHP शुरू हुए, एकदम से PHP के साथ HTML स्टार्ट हो जाएगी, चीजें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आप HTML को इकट्ठा से जितना करना है इस वीकेंड पे टाइम दे लें। आपने फॉर्म भी बनाना है, आपने लॉगिन पेज डिजाइन करना है, आपने गूगल पेज डिजाइन करना था, और साथ में एक थीम को कस्टमाइज करना था। तो ये सारा कुछ आप कीजिएगा। अब एक टास्क छोटा सा समझिएगा, मजीद एक छोटा सा टास्क है सर, एक सूडो क्लासेस होती हैं जी। अब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में शुरू में आप बताइएगा, इंशाल्लाह मुझे याद नहीं रहा, पहले भी ये बताना, आज भी मैंने मुझे याद पड़ा था कोई एक चीज मिसिंग है। अभी जरा हमारे शजील साहब ने हमें ज्वाइन करना है, तो नेक्स्ट डे ना आप जरा स्टार्ट में सूडो क्लासेस याद कराइएगा, मैं उसको जरा 2-4 मिनट लगेंगे उसको बयान करने में। तो एक असाइनमेंट समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका काम ये है कि अब आपने एक फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म। आपने देखे होंगे लॉगिन फॉर्म और साइन अप फॉर्म, आपने खुद से नहीं बनाना, बहुत उम्दा सा और अच्छा सा बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव फॉर्म होना चाहिए, और आपने नेट से इसको
कॉपी करना है, कहीं ना कहीं से उठाना है। खूबसूरत सा होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये बात क्लियर हो गई सबको? बात समझ में आ गई? जी सर। चलें जी, अब आपने एक लॉगिन साइन अप पेज बनाना है और एक लॉगिन पेज बनाना है। कोई भी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास उसकी HTML होनी चाहिए, आपने खुद नहीं बनाना। हाँ, कस्टमाइजेशन आप उसकी कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजें अपने हिसाब से, लेकिन आपने ऑनलाइन कहीं से उठाना और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। साइन अप पेज और लॉगिन पेज मोस्टली बूटस्ट्रैप की मुख्तलिफ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां से ये मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको कोई साइट नहीं बताता, आप खुद से थोड़ा सा R&D कीजिएगा। खुद नहीं बनाना किसी ने जी, कहीं से आपको मिले ये आपने उठाना। कोई अच्छा सा खूबसूरत सा आप ढूंढिएगा, उसकी HTML CSS अपने पास यूज कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, आपके पास रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। सूफिया की आज पहली क्लास है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है जनाब, आप लेट तशरीफ लाई हैं जी। बहुत अच्छा सा और खूबसूरत सा बनाना है। अच्छे और खूबसूरत को आप खुद डिफाइन कर सकती हैं और तमाम लोग कर सकते हैं डिफाइन, हर एक का खूबसूरती का मयार अपना है। तो बस रिक्वायर्ड ये है कि अच्छा और खूबसूरत होना चाहिए। जब मैं कोई बता दूंगा कि ऐसा बनाना है तो वैसा फिर आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा टास्क ये है कि हम बनाएंगे नहीं, आपने कहीं ना कहीं से उठाना है, उसकी HTML उठानी है, उसको थोड़ा सा अपने पास ये देखना है कि चीजें किसी का कोड उठा के यूज कैसे कर सकते हैं। सर आपके पास जो फाइल्स हैं सर, ये जहाँ से आप कोड उठा रहे हैं, प्रैक्टिस फाइल्स और जो स्लाइड्स हैं सर, ये सर हमें मिल सकती हैं क्या? नहीं जी, ये नहीं मिल सकती यार। कुछ चोरी करने के तरीकाकार सीधे सीधे होते हैं। आप मुझे ऑफिशियली आप पूछ रहे हैं, ऑफिशियली अलाउ नहीं है मैं स्लाइड्स आपको दे दूं, लेकिन अनऑफिशियली आपको स्लाइड्स ये लेना कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल होती है, हर स्लाइड में आपको दिखा रहा होता हूँ। और मैंने 12 बताया कि इससे कहीं ज्यादा अच्छी स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा, ये देखें W3 स्कूल में इससे कहीं ज्यादा मटेरियल मौजूद है स्लाइड्स की सूरत में। आपको यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो ये देखिएगा PHP ऑपरेटर्स हैं। मेरे पास जो स्लाइड्स में ऑपरेटर्स मौजूद हैं वो जरा कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में है, और उनकी सारी एग्जांपल्स भी मौजूद है। मैंने एग्जांपल्स भी नहीं करवाई यहाँ पे, वो भी सारी की सारी मौजूद हैं और अच्छी तरीके से। देखें जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और आप इनको ट्राई इट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ट्राई भी हो जाएगा। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, मैंने सारे नहीं बताए। ये आइडेंटिकल ऑपरेटर नहीं बताया, हमारी स्लाइड्स में मौजूद नहीं था। इसी तरह ये वाला ऑपरेटर नॉट इक्वल, एक वर्जन ये भी है, ये भी नहीं बताया हमने। नॉट आइडेंटिकल ये ऑपरेटर नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये देखें हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जिस किसी ने अभी एग्जाम्पल दी थी, इस सारे इंक्रीमेंट यहाँ पे स्लाइड्स की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से ये आपके लिए स्लाइड्स हैं जी। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी स्लाइड्स के पीछे ना चलें। स्लाइड्स फॉर्मेलिटी है, एक हमें दी गई है, हमने उनको फॉलो करना है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं अच्छा मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। आप इसको फॉलो करें, स्लाइड्स आपसे गुम हो जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं। आपको कभी ऐसा लगेगा कि स्लाइड अच्छी नहीं बनी हुई, लेकिन ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये कहीं आपसे गुम नहीं होगी। जहाँ पे इंटरनेट होगा वहां पे ये होगी, और सारी आगे प्रोग्रामिंग लाइफ में यही वेबसाइट हेल्प करती है। कोई भी चीज़ आपने लिखनी हो, कोड चाहिए हो छोटा सा, यहाँ से कॉपी करते हैं, अपनी फाइल में डालते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। इवन के अभी तक हम लोग ऐसा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप इसी के आदी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर असाइनमेंट एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। ये असाइनमेंट आपने साइन अप पेज और लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज और साइन अप पेज आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के देखे होंगे, फेसबुक लॉगिन पेज, फेसबुक साइन अप पेज, गूगल का लॉगिन पेज, गूगल का साइन अप पेज, और इस तरह जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं उनके लॉगिन और साइन अप पेज होते हैं। अब आपने कोई भी अच्छा सा ऑनलाइन उठाना है, बनाना नहीं है। मैं ये बता चुका हूँ आमिर साहब के वेबसाइट डाउनलोड कैसे करते हैं। वेबसाइट तो किसी की डाउनलोड करना ठीक नहीं है। किसी ने की वेबसाइट पर आप डाउनलोड करेंगे
अलबत्ता किसी ने फ्री में कोई कोड दिया हुआ है तो वो यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा काम है, फ्री कोड लोगों ने दिए हुए हैं कम्युनिटी के अंदर, तो उसको डाउनलोड करना है। वो किसी ने कहा हुआ है जी ये फ्री फॉर्म बनाए हुए हैं, आप भी कुछ अर्सा काम करते रहेंगे, आपने बहुत सारी HTML लिख ली होगी, खूबसूरत होगी, तो आप भी लोगों के साथ शेयर करेंगे, जनाब ये मैंने बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ, जो भी इसको यूटिलाइज करना चाहे कर ले, और इससे आपका प्रोफाइल बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी सर। ऐसा लोग करते हैं, आप भी करेंगे जब आप अच्छे कोडर बन जाएंगे। तो इस तरह उन लोगों का कोड आपने यूज करना है जो चाहते हैं कि हमारा कोड यूज किया जाए। अच्छा सर, हमने फ्री वाला कोड ही उठाना है या कोई भी उठा के उसको भी थोड़ा उठा एडिट लेंगे, आप वगैरह फ्री करके वाले हम उठा लें, उसको आप करते अब शुरू में फ्री वाले उठा लें, बड़ा काम है, लोग फ्री वाला भी उनको समझ में नहीं आ रहा, आप कोई सा भी उठाएं। नहीं सर, हम वैसे कोई मसलन फेसबुक का ही उठा लेते हैं, उसको थोड़ा अमेंड करके तो कर वो लें, हम ये तो शेयर और कर अच्छा सकते होगा ना, फेसबुक का उठा लेते हैं तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको कम से कम चीटिंग करना भी आ जाएगा ना। सर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये है कि आप किसी के कोड को यूटिलाइज कर सकें। जी ठीक सर ठीक हो ये गया सर। मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं तो इनको ये भी बता दें कि ये कोड जो है रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आपने बिल्कुल असाइनमेंट में बताया रिस्पॉन्सिव अभी होना चाहिए, मैंने पहले बताया रिस्पॉन्सिव कोड होना चाहिए। जी जी कोई और क्वेश्चन जी? शजील साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शजील साहब। सर ये रिस्पॉन्सिव कोर्स जो है ना वो कोड कैसे बनता है? जी मैंने बता दिया, पिछले लेक्चर्स आप सुने, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड मैंने लेक्चर बताए हैं। बूटस्ट्रैप जब यूज की जाएगी कोड रिस्पॉन्सिव होगा, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। सर हम बूटस्ट्रैप को बगैर यूज किए जो है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते? बना सकते हैं बिल्कुल, आपको जरा एक्सपर्टीज चाहिए, जरा एक्सपर्ट होना चाहिए आपको CSS में। ओके सर। बना सकते हैं एक्सक्यूज मी लेकिन सर। टाइम कंज्यूमिंग है और आपको एक्सपर्टीज, आप एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। सर एक चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ जल्दी से। सर। ऐसे क्यूरी सेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप क्लास में किसी से कहें कि वो उसको एक्सप्लेन कर दे? देखें वो क्वेश्चन जो ऐसा होता है, जो टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, मैसेजेस, उसको स्टूडेंट्स आंसर कर रहे होते हैं, और अगर मैं ऐसा करना शुरू कर देंगे तो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। अगर हम फिजिकल क्लास में होते तो ऐसा मुमकिन था, हम वहाँ पे ग्रुप बना देते हैं, 2-2 4-4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं, वो आपस में क्यूरीज को सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल मीडियम है, छोटी सी जगह है, सारी की आवाज़ आपस में टकराएगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये फिजिकल क्लासेस में मुमकिन होता है, ग्रुपिंग हो जाती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलें जी, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि आप ये भी कर सकते हैं कि PHP की एडवांस क्लासेस यूट्यूब से PHP ट्यूटोरियल भी देखना शुरू कर दें। ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि जब आप मेरे पास PHP सीख के आएंगे तो फिर मैं आपको PHP एडवांस पढ़ा रहा हूँ, आपके क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे। तो इस वीकेंड पे आप ये भी कर सकते हैं, जिन्होंने PHP कदरें आती है वो मजीद PHP के ट्यूटोरियल यूट्यूब से देखें और कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जिन्होंने पिछली चीज़ें कवर नहीं की वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल्स देखें, हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं उनको देखें, वो सारे देख लिए हैं तो कुछ और ट्यूटोरियल्स देखें और चीज़ों को प्रैक्टिस करें, हमारी असाइनमेंट्स बनाएं, जो चीज़ें मिस हो गई हैं उनको कवर करने की कोशिश करें। तो 2-4-6 घंटे डेली प्रोग्रामिंग को दें, 2-3 घंटे रोजाना आप फ्रीलांसिंग को दें। तो इस तरीके से उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी सक्सेस को पहुंचेंगे। मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच जी शजील साहब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जी तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसा चल रहा है काम? PHP काफी एडवांस चल रही है? ठीक है, जबरदस्त है यार। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि मेरी वीडियो जो है ना वो किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही, तो पहले तो मैं इनको म्यूट कर दूं सबको। वेयर इज द म्यूट बटन? म्यूट ऑल का बटन। म्यूट मी। मुझे लगता है कि सर ने अभी ट्रांसफर नहीं किया, इस वजह से शायद म्यूट का बटन नहीं आ रहा, तो मैंने कर दिया जी, अब आप यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सही है। अच्छा तो मेरी वीडियो जो है ना किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही। हम वीडियो के बगैर ही जो है ना फिर काम चलाते हैं आज के दिन, बिकॉज हम उसको लेके चलें। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ना ये किया था कि बेसिकली हमने प्रपोजल राइटिंग का एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखा था और दूसरे नंबर पर
हमने एक जो पेमेंट का साइकिल है और पेमेंट कैसे विथड्रॉ करवानी है फाइवर से, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी, वो ये थी कि आप लोगों ने कुछ मैंने प्रपोजल्स आपको निकाल के दी थी, बाय रिक्वेस्ट निकाल के दी थी, आपने उनके ऊपर प्रपोजल लिखनी थी। तो एक बंदे ने मुझे सिर्फ कमेंट करके जो है ना वो बताया है, उस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना था, तो वो जो है ना सिर्फ एक बंदे ने मुझे दिखाया है प्रपोजल राइट करके, तो बाकी लोग भी जरूर किया करें जी। सॉरी, लोगों को फेसबुक सर वो डॉक्यूमेंट ही नहीं था फेसबुक पे, कमेंट सेक्शन में नहीं था वो। डिस्क्रिप्शन में आपने चेक करना था। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को एक बार फिर दिखा देता हूँ। वीकेंड है तो आप जरा कोशिश कीजिएगा कि अगर वो निकल आए आपसे, आप अगर लिख लें प्रपोजल तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर ये फेसबुक है, फेसबुक, अच्छा बल्कि ये हमारा ग्रुप। अच्छा, इसमें सर थोड़ा यहाँ सा लैग पर हो मैं गया आपको इसमें ना, इस वीकेंड जो है वो कैचअप हो जाएगा सर। थोड़ा सा लैग हो गया आपके साथ से, कोई मसला तो नहीं है सर? सॉरी सर थोड़ा सा लैग हो गया है, थोड़ा सा लेक्चर जो है ना वो मिस हो गए हैं, तो इस वीकेंड इंशाल्लाह जो कैचअप हो जाएगा सर। चलें, अच्छी बात है, अगर हो जाए तो अच्छी बात होगी। लेक्चर्स को पूरा देखा करें तो हेल्प हो जाएगी ना काफी। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट की अगर आप डिस्क्रिप्शन ओपन कर लें, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, और आपने क्या करना था, आपने बेसिकली उसके ऊपर पूरी एक प्रपोजल लिख के मुझे डॉक्यूमेंट बनाकर शेयर करना था। तो ये बासिफ हैं, इन्होंने शेयर किया है। अभी मैं क्विकली इनका रिव्यू कर देता हूँ, ये जो प्रपोजल इन्होंने लिखा है, और अगर आप लोग भी करेंगे तो मैं ज़रूर एक नज़र देख ज़रूर लूँगा। लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 200 के करीब लोग एक्टिव हैं ग्रुप के अंदर। तो मैं ये नहीं कह सकता 100% कि हर बंदे का मैं वीडियो के अंदर रिव्यू दे सकूँगा, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपका एक बार चेक कर लूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो मैं इम्प्रूवमेंट करवा दूँगा। तो ये देखें जी, ये है आपके पास, उन्होंने मुझे टेम्पलेट बना कर दिया है कि ये इस तरह से उन्होंने फर्स्ट जो जॉब है उसकी प्रपोजल लिखी है। तो मैं आप लोगों को अभी पढ़ के दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये क्या इफेक्टिव है, इसमें क्या फॉल्ट्स हैं और इनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हाय, सो यो जो ग्रीटिंग्स वाला मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने किया है, जो कि एक अच्छी बात है कि बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए था। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि आई एम एन एंड्रॉयड ऐप डेवलपर विद द एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड आई हैव डेवलप्ड मैनी मोबाइल एप्लीकेशंस विद फ्री सपोर्ट। आई रिव्यू योर डिमांड फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो फर्स्ट इन्होंने चीज़ लिखी है ना, ये इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी जो टेम्पलेट बनाकर दिखाया था, और जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर गाइड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले जो पैराग्राफ है उसको आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट को बताना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, आई ऑलरेडी वर्कड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स एज लाइक योर ऐप, and I know how to develop this with extra features in which the user can work freely and post charity alerts to different charity centers। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये अगर ये पहले नंबर पर रख लेते और पहले नंबर पे इसको एक्सप्लेन कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। प्रपोजल ये भी अच्छी है, मगर मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप क्लाइंट को अपने बारे में बताने की बजाय आप अगर उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा आपका क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड होगा आपकी सर्विस को बाय करने के लिए। तो मैं आप लोगों को इस चीज के लिए जो है ना गाइड कर रहा था। बासित का कमेंट भी आ गया, गॉट इट। तो एक मिनट, मैं जरा कमेंट दूसरी स्क्रीन पे सेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, नीचे आपके पास आ गया जी कि हेयर इज द फीचर्स ऑफ द ऐप, एक्सेप्ट डोनेशंस, व्यू इवेंट एंड फंड रेजिंग कैलेंडर, बुक अटेंड इवेंट्स, बुक टू अटेंड इवेंट्स, फोटो एंड वीडियो गैलरी, शो द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग, शेयर ऑन सोशल मीडिया, शो के स्पॉन्सर्स। अब इन्होंने जो काम किया हुआ है वो बेसिकली इन्होंने बता दिया कि मैंने ऐसी ऐप ऑलरेडी बनाई हुई है और उसमें बेसिकली मैंने इस तरह से ये काम किया हुआ है और ये वाले फीचर्स अवेलेबल हैं, अदर फीचर्स इसमें ये भी अवेलेबल हैं। तो आप पहले अगर इसको एक्सप्लेन करते और बाद में अगर
अपने आप को एक्सप्लेन करते तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरे नंबर पर एक और बात याद रखिएगा कि पैराग्राफ्स में जब आप चीजें लिखते हैं ना तो वो ज्यादा कन्वर्ट होती हैं। मतलब ये कि इसमें आप ये देखेंगे ये जो पैराग्राफ है ना ये बहुत बड़ा है। इसमें आप अगर इसको जरा इस तरह से स्पेस ऐड कर दें, मतलब इसको थोड़ा सा नीचे ले आए तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, कंज्यूम करना यूजर के लिए या जो रीडर है उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है। ये देखें यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर ये भी ठीक सारा बाकी सारा ठीक है, मगर ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर लगा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कमेंट करके बता दूं। तो सोफिया कह रही हैं कि मेरी प्रोफाइल मेरी आज पहली क्लास है, आप बाय रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे। बाय रिक्वेस्ट में बेसिकली कल हमने बाय रिक्वेस्ट जो है वो पढ़ी है कि कैसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अगर सोफिया आपकी पहली क्लास है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकती हैं इससे पहले कि प्रीवियस लेक्चर्स डिलीट हो जाएं। वैसे तो ये पॉलिसी नहीं है कि हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखें, मगर किसी वजह से अगर पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि उसका भरपूर फायदा उठाएं और उन लेक्चर्स को देख लें। दूसरे नंबर पर सोहेल कह रहे हैं सर आई हैवंट गॉट एनी ऑर्डर्स इवन आफ्टर 6 years ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन ऑफ फाइवर। सोहेल, तो आप प्रोफाइल रिव्यू करवा लें। मैं कोशिश करूंगा कि हर स्टूडेंट की प्रोफाइल रिव्यू कर लूं, और किसी दिन ये भी काम कर लेंगे, शायद हम सेपरेट किसी लेक्चर के अंदर कर लें या फिर सेपरेट वीडियो के अंदर कर लें, बिकॉज 200 प्रोफाइल रिव्यू करना काफी मुश्किल काम होगा। तो बट एनीवे मैं इस चीज के लिए कमिट करता हूँ कि मैं आप लोगों की जो प्रोफाइल हैं वो रिव्यू करूंगा। मगर एक चीज याद रखिएगा कि मैं वहां पर जो है ना वो थोड़ा बहुत मीठी मीठी बेइज्जती भी कर देता होता हूँ, तो जब मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना है। बेइज्जती हो जाए तो गुस्सा भी नहीं करना, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कभी कभी ऐसी प्रोफाइल बनाए। मतलब मैं बात करता हूँ आपसे 1 मिनट, जो भी बात कर रहे थे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को अगर छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ और अगर आप वो पूरी नहीं करते और उसके बाद अगर अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवाते हैं तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे कि यार मैंने इतना मेहनत करके आप लोगों को गाइड किया और फिर आपने उन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि सर इनको जरा ना रिव्यू भी कर दें, और फिर भी हमारे पास काम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब कौन बात कर रहा था? ताहिर थे शायद। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो मैं एक सवाल है मेरा, वो आज के टॉपिक से नहीं है। कल असल में जो आपने बताया था ना पेमेंट मेथड फाइवर्स का, जिसमें सबसे ऊपर पेनियर था, तो आपने एक बात बोली थी कि पेनियर के ऊपर जो नंबर होते हैं उनको कभी आपने शो नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर हम शो भी कर देते कि लेकिन उसके अंदर एक पिन कोड भी होता है, मतलब जो सिर्फ हमें पता होता है। मतलब आप बात कर रहे थे साइबर अटैक की कि ऑनलाइन इस तरह के हो जाते हैं, वाकई होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा हमें, आजकल तो बड़े होते हैं दोस्त भी इस तरह के होते हैं कि अगर वो हमारा मतलब ये कि चेक भी कर लें कि नंबर और जो आप बता रहे थे, लेकिन जब तक वो पिन कोड नहीं उनको पता होगा तो वो मतलब उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा मतलब ऐसा ही होता है ना मतलब। नहीं देखिए, ऑनलाइन परचेज करने के लिए ना आपको पिन कोड की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका जो एटीएम वाला पिन कोड होता है ना, उसको अगर आपने क्या कहते हैं यूज करना है वहां पर एटीएम पर, तो वहां पर आपको जरूरत होती है। मगर अच्छा। जो आपके पास ऑनलाइन परचेजिंग होती है वहां पर आपका एटीएम का जो पिन कोड होता है वो नहीं चलता। तो अगर तो आप किसी को शेयर कर देते हैं तो वो अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप लोगों ने ठीक जितना हो सके बचा के रखना है। ठीक है, लेकिन ठीक है सही है, लेकिन 2-3 वेबसाइट थी वहां पे वो पिन कोड भी मांग रहे थे। ठीक होगा, कोई नहीं इशू। मतलब सबसे ये पहले नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको 3D टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये कुछ बैंक्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है 3D टेक्नोलॉजी को। यानी कि आपका ना एक और पिन कोड आता है और आप उसको वेरीफाई करते हो मोबाइल पे आ जाता है आपका पिन कोड या ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये सभी बैंक्स के पास आ गया है, मगर ये पेनियर में नहीं है। अच्छा अच्छा, एक और आखिरी सवाल है कि मेरा जो पेनियर अकाउंट है वो डेली मोशन के साथ भी लिंक है। मतलब वो डेली मोशन बताता है कि आपकी इतनी अर्निंग हो गई है। तो अगर मैं उसी पेनियर अकाउंट को फाइवर से अटैच करता हूँ तो कोई इशू तो नहीं बनेगा?
नहीं, कुछ कोई इशू नहीं बनेगा, वो चलिए डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। हाँ जी, सही है, ठीक है बेस्ट ऑफ ठीक लक। है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, तो ये चीजें हो गई। अब आप लोगों ने करना ये है कि कमेंट्स वाले सेक्शन में जाकर आपने जो है ना वो बता देना है। म्यूट कर लें प्लीज जो भी हैं। ताहिर, मैं आपको कर देता हूँ। सो आप ना इसको प्रपोजल लिखें, मैं ज़रा देखूंगा, देखने के बाद ज़रा मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो जो है ना वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, शायद आपकी प्रपोजल राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं। फाइवर में हमारा कौन सा टॉपिक पड़ा है? फाइवर में हमारा ऑलमोस्ट कोई टॉपिक नहीं पड़ा मेरे ख्याल से। सर और एक था शायद कल जो लास्ट पे किसी ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन अभी मुझे क्या याद नहीं है, वैसे अगर किसी को याद है तो वो बता दे। क्या था क्वेश्चन? किसी ने क्लास में से कुछ पूछा था सर। वो मुझे भी नहीं याद, अगर पता हो तो। सर अभी लिखें, ओके नेवर माइंड, कमेंट कर देंगे सर। अच्छा, बाद में लिख लें, अभी अभी आप लेक्चर सुन लें तो अच्छी बात होगी, बाद में उसको कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं फाइबर के रिलेटेड। उतनी देर में देख लेता हूँ अपने आप, अपना जरा देख लेता हूँ, कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम कोई वालेकुम क्वेश्चन सर। हैं तो। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि आपने कल हमें बाय रिक्वेस्ट जब अपनी दिखाई थी तो आपकी 3000 प्लस थी। आपने कहा था मेरे पास मेरी 5 गिग्स हैं, इस वजह से मेरी इतनी बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। सर मेरी 4 गिग्स हैं, लेकिन मैं अगर सारा दिन भी ऑनलाइन रह के बाय रिक्वेस्ट चेक करती रहूं तो मैक्सिमम 50 बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, वो भी ज्यादातर इररेलेवेंट होती हैं मेरी गिग से। तो फिर बाय रिक्वेस्ट किस बेस पे शो होती है? अच्छा, इसमें ना बाय रिक्वेस्ट में जो चीजें हैं ये एल्गोरिदम उन्होंने कोई वाज़ह नहीं की हुई कि इसमें किस तरह से वो चीजें शो होंगी। मे बी वो सर लेवल लेवल्स को बेस चेक करते हो, लेवल बेस पे। मे बी वो ओल्ड चेक करते हो कि कितनी ओल्ड है प्रोफाइल, कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं आपने, शायद वो चेक करते, शायद वो अर्निंग चेक कर रहे हो। तो मिक्सअप है ये सारा। और कभी कभी मैं भी देखता हूँ तो मुझे जीरो शो हो रही होती हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनका कि ये वाली कब शो करवानी है। बस आप ये सोचें कि आप अपनी प्रोफाइल पे एक्टिव रहें, ऑनलाइन रहें, जितना ज्यादा से ज्यादा रह सकती हैं। हाँ, ऑनलाइन रहने के लिए मैं आपको टिप दे देता हूँ, वो मेरे माइंड में आ गया। जितना आप फाइवर पर ऑनलाइन रहेंगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ये बात आप लोग ना याद रख लें हमेशा के लिए। फाइवर की एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करती है कि जितना आप उस पर ऑनलाइन रहते हैं उतने ज्यादा आपको जो क्लाइंट्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं। तो कोशिश किया करें कि रात को 6 से 12 बजे तक ना आप लोग ऑनलाइन रहा करें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये तो ऑनलाइन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको जो है ना हम कैसे ऑनलाइन रहें, वहां पर बैठे रहें हम। अगर अच्छा, एक और चीज है, टैब को जब आप लीव करते हैं ना तो आप ऑफलाइन हो जाते हैं। जैसे अगर ये टैब है, मैंने फाइवर ओपन कर लिया, अब मैं ऑनलाइन शो हो रहा हूँ बाकी लोगों को, मगर जैसे मैंने टैब को लीव कर देना है आफ्टर 5 मिनट्स वो जो है ना क्या हो जाएगा, उसको ऑफलाइन शो करवा देगा। तो उसके लिए मैं वैसे एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं ऑटो रिफ्रेश, एक एक्सटेंशन है सुपर इजी ऑटो रिफ्रेश, ये बेसिकली मैं यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइम स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 3 मिनट बाद इसने ऑटो रिफ्रेश करना है। यहाँ पर कुछ जो है ना वो ये क्या करेगा, हर 3 मिनट बाद मेरा जो टैब है वो रिफ्रेश कर देगा। इससे ये होगा कि मैं बेसिकली ऑनलाइन शो हो जाऊंगा और इससे भी जो है ना वो शो हो सकता है। तो कई सर इसका एक इससे नुकसान प्रॉब्लम ये भी नहीं तो हो आएगी? सकता है ना कि जब एक एक करके बोले। सर इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी ये ऑटो रिफ्रेश से? बताता हूँ, आप भी बोल लें, ये फीमेल जो थी, मैं फिर सर बताता हूँ। इसका नुकसान एक ये भी तो हो सकता है ना कि जब हम बाय रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल 10 बाय रिक्वेस्ट आई हैं जिसमें से हम 5 पे प्रपोजल अपना सेंड करना चाह रहे हैं, अगर 3 मिनट्स के बाद वो रिफ्रेश हो जाएगा तो वो तो देखें, ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगी। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा। देखें, फाइवर जो है वो कई लोग कहते हैं कि फाइवर इसको पकड़ लेता है, कई लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मली वर्क करता है। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है, फाइवर ने अब आज तक मुझे कोई वो अलार्म वगैरह या फिर नहीं दिया। बस आपने एक काम करना है, इसका शॉर्ट पीरियड नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सेकेंड रख दोगे ना, हर 2 सेकेंड्स के बाद वेबसाइट लोड हो रही है तो दैट विल बी पेनल्टी जिस पे पड़ सकती है। आपने इसको
3 या 5 मिनट रखना है, तो 5 मिनट या 3 मिनट से ऊपर रखेंगे कोई मसला नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि जी हम तो बाय रिक्वेस्ट राइट कर रहे होंगे तो वो सर वो तो रिफ्रेश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपने जिस टैब के ऊपर इसको रिफ्रेश पे लगाना है उसी पे वर्क करेगा। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टैब के ऊपर जो है ना वो रिफ्रेशर लगा दिया है। अब मैं अगर बाय रिक्वेस्ट देखना चाहता हूँ तो मैं नई टैब ओपन करूंगा, और नई टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं मोर बाय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाऊंगा, तो ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होगा, ये वाला पेज, ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। गुलाम कुछ नाम आ रहा था, उन्होंने हैंड रेज किया, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। गुलाम हुसैन। सर ये एक्टिव रखने का दोबारा प्रोसीजर बताइएगा कि सॉरी, किस तरह से हम फाइबर को एक्टिव ऑनलाइन कैसे रहना है? जी ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन कैसे रहना है जी? ये एक एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश, सुपर इजी ऑटो रिफ्रेश। तो आपने गूगल करना है सुपर इजी ऑटो रिफ्रेश। यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन मिलेगी, आप म्यूट कर लें काइंडली। जब आपको ये एक्सटेंशन मिलेगी आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको अपने क्रोम में ऐड कर लेना है। क्रोम में ऐड करने के बाद आपने जस्ट वो जैसे मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने टाइम बता देना है कि कितने मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। सुपर इजी ऑटो रिफ्रेश है जो भी इस एक्सटेंशन का नाम था। सारी वैसे सेम ही काम कर रही होंगी ये, तो आप उसको ना यूज कर सकते हैं। बस आपने ये काम करना है कि टाइम ज्यादा शॉर्ट नहीं रखना है, इसको टाइम को थोड़ा सा करना है। अच्छा, इसमें एक और स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, वो ये था कि सर इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, व्हाट शुड आई डू। अनस सलीम हैं जो कि आज उनका फर्स्ट लेक्चर है, तो भाई वेलकम टू NFTP ऑनलाइन क्लास। मुबारक हो, आपको पता चल गया है। अच्छा, इसमें एक काम है कि अनस आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं। आज मेरे ख्याल से 13th लेक्चर है, और ये जितने भी लेक्चर्स हैं वो फॉर्चुनेटली अभी तक अपलोडेड हैं। तो आप ऐसा करें कि इन लेक्चर्स को आप देखना स्टार्ट कर दें और फिर आप क्लास के साथ मैच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोई पता नहीं है कब ये वाले जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो क्लोज कर दिए जाएं, डिलीट कर दिए जाएं। तो आप लोग जो है ना उसको जल्दी से जल्दी देख भी लें। ये ना समझें कि सर चलें जी हमें एक जो है ना अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जब हमारा टाइम लगेगा, जब हमारा दिल करेगा हम इसको देख लेंगे, अभी हम इनको इग्नोर करते हैं और पढ़े तो हुए हैं हम बाद में देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये डिलीट भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा सर, इस एक्सटेंशन की मदद से हम जब भी किसी भी टैब को ओपन करेंगे वो सारे टैब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेंगे? नहीं, जिस टैब पे आप इनेबल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस टैब पे इनेबल किया था तो ये सिर्फ इस टैब पे ही इनेबल रहेगा। बाकियों पे अगर आप करना चाहते हैं तो सेपरेटली आपको वो रिफ्रेश वाला जो है ना वहां पर लगाना पड़ेगा। हर टैब डिफरेंटली हैंडल हो रही है। ओके। और सर हम एक कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कितनी ईमेल्स बना सकते हैं सर? एक कॉन्टेक्ट नंबर पर आई थिंक 3 ईमेल्स या 5 ईमेल्स की लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 5 की लिमिट। और एक ईमेल के ऊपर सिर्फ एक फाइवर अकाउंट बना सकते हैं? एक ईमेल के ऊपर सिर्फ एक फाइवर अकाउंट बनेगा जी। अब बनेगा ही नहीं, वो जब आप बनाएंगे ना ईमेल अपना देंगे तो वो कहेगा कि इस ईमेल पे तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक, बेहतर। सर अगर हम ये रिफ्रेशर जो है वो बाय रिक्वेस्ट पे लगाते हैं तो फिर उसका फायदा तो ये होता है कि वो बाय रिक्वेस्ट अपडेट होती रहती हैं, लेकिन किसी और पेज के ऊपर ये डैशबोर्ड या किसी और चीज पे लगाने से क्या फायदा? देखिए, और किसी पे कोई फायदा नहीं होगा, बस आपने एक टैब के ऊपर उसको रिफ्रेशर लगा के रखना है और उससे ये होगा कि आप मैसेजेस में ऑनलाइन नजर आएंगे। बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज कि फाइवर पर जब आप ऑनलाइन रहते हैं, इवन अगर आपने फेसबुक पे यूज किया हो, फेसबुक पे आप देखा हो जब आप फेसबुक को ओपन करके रखते हैं, इवन अगर आप मोबाइल पे हैं या आप वेबसाइट पे हैं, तो आप ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं दूसरों को। जैसे ही आपने टैब को लीव करना है, क्लोज करना है, तो कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट्स बाद आप ऑफलाइन हो जाते हैं। तो जरूरी तो नहीं है आप फेसबुक में अगर आपने पेज पे बोले सर फिर ये डैशबोर्ड पे लगाना चाहिए या मैसेजेस पे? ये फर्क नहीं पड़ता, आप मैसेजेस पे लगाएं, डैशबोर्ड पे लगाएं, ये फर्क नहीं पड़ता। बस आपने लगाना है, एक टैब में लगा देना है बस। आप डैशबोर्ड पे ऑनलाइन हैं, आप मैसेजेस पे ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही है ना।
जी सही हाँ, तो है। वो तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, ये अब हमारा जो है ना टॉपिक कवर हो चुका है। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको बतानी हो। हमने A to Z जो है ना सारा फाइवर का कवर अप किया है। और इसमें अ, और कुछ चीज नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, लेवल सिस्टम है यार, ये क्यों रहता है, क्यों रहते हैं ये लेवल सिस्टम रहते हैं। सो रैंक्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप रैंकिंग कर सकते हैं। और क्या है, हाँ ये 2-3 चीजें ही हैं। चलें आज इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी लेवल सिस्टम्स। तो फाइवर के ऊपर ना एक्सक्यूज मी बेसिकली सर। डिफरेंट लेवल्स हैं जी। सर ये जो अभी आपने ऑटो रिफ्रेश बताया ये सिर्फ क्रोम के ऊपर अवेलेबल है, ये मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर नहीं कर सकती? चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगा, शायद हो भी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एज का जो एक्सटेंशंस का स्टोर है वहां पर आप चेक कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ निकल। अच्छा ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स क्या हैं? सबसे पहले तो जब आप नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपका जो बैज होता है वो न्यू सेलर होता है या सेलर बैज होता है। तो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं उनके ऊपर आपके पास बेसिकली 7 एक्टिव गिग्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं? 7। और 2 गिग एक्स्ट्राज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गिग एक्स्ट्राज क्या होते हैं? आई थिंक हमने बड़ी डिटेल के अंदर इसके बारे में देखा है कि गिग एक्स्ट्राज क्या होते हैं और उनको हमने यूज किया। फिर उसके बाद आप 5 गिग मल्टीपल्स भी ऐड कर सकते हैं। गिग मल्टीपल्स क्या होते हैं इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, मगर कस्टम ऑफर आप $5000 की सेंड कर सकते हैं। अब कस्टम ऑफर क्या होती है? अच्छा मुझे 2 चीजों का आप में से कोई बंदा आंसर कर दे, गिग एक्स्ट्राज क्या होते हैं और कस्टम ऑफर क्या होती है, जरा जल्दी जल्दी बता दें। सर गिग एक्स्ट्रा में ये होता है कि अगर आप सर्विस फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 डेज में डिलीवरी करनी है, जो पैकेज आपने चूज किया, अगर आप चाहते हैं कि हम उसको 1 डे में डिलीवर करें तो आपको एक्स्ट्रा इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। गुड। अच्छा कस्टम ऑफर क्या होती है? सर कस्टम ऑफर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपने पैकेज स्पेसिफाई किए हैं उनमें से वो चीज इंक्लूड नहीं है, कस्टमर कुछ और भी चाह रहा है, तो वो फिर आपको मोस्टली मैसेज करता है और फिर आप उसको कस्टम ऑफर सेंड करते हैं चैट बॉक्स में इनवॉइसेस के थ्रू। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जब आपने कस्टम कोई ऑफर सेंड करनी हो चैट के अंदर जाकर आप ये करते हैं तो उसको हम कस्टम ऑफर कहते हैं। अच्छा एक जो ये बेनिफिट है, और दूसरे नंबर पर आपकी जो अर्निंग क्लियरेंस होती है, जो न्यू सेलर्स होते हैं उनकी वो 14 डेज होती है। 14 डेज का मतलब ये है कि आज अगर आपने कोई 10, 15, $20 अर्न किए हैं, 14 डेज तक वो अब फाइवर के पास रहते हैं। 14 डेज बाद आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। अवेलेबल फॉर विड्रॉल का जो टैब आ रहा होता है वो उसका यही मतलब है। ये देखें अर्निंग्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पर अर्निंग्स में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टैब होता है अवेलेबल फॉर विड्रॉल। अवेलेबल फॉर विड्रॉल का मतलब ये है कि ये वाली पेमेंट जो है वो रेडी है विड्रॉ करवाने के लिए। तो ये 14 दिन के बाद जो है ना वो अवेलेबल होती है अगर आप न्यू सेलर हैं। फिर आ जाते हैं जी लेवल 1 सेलर। ये न्यू सेलर के बाद का बैच होता है। सर ये थोड़ा बैक लेवल 1 चाहिएगा इसी सेलर तरह जी। ये जहाँ पे यस इसमें सर ये विदड्रॉ 1 14 19 यूज टू परचेज, सर ये थोड़ा सा बताइएगा। विदड्रॉ कहाँ पर? ये वाला नहीं जो ये ऊपर वाला टैब कह नजर आ रहे रहा है हैं? सर, आपकी नेट अर्निंग के इनकम बारे में पूछ रहा विदड्रॉ। है कि आपने कितने पैसे विथड्रॉ करवा लिए और कितने आपने यूज किए कोई परचेज सर जी वगैरह करने अच्छा नेट इनकम एक्सपेक्टेड से अर्निंग कह स्टार्ट रहे हो? करें। नहीं सर अच्छा मैं बता देता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें। हम्म जी दोस्तों ये सर की नेट इनकम है $1932। ठीक है, सर ने जो विड्रा कर लिए हैं वो $1419 हैं। सर ने जिनसे फाइवर पे ही शॉपिंग की है वो $115 हैं, और सर के जो अवेलेबल फॉर विड्रॉल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो 375 हैं। बिल्कुल 100%। यही ठीक पूछ है रहे थे भाई। ओके सर चले ठीक हो गया। ये बेसिकली मैं फाइवर के ऊपर जो बैलेंस पड़ा हुआ था मैंने उसमें से कुछ सर्विसेज परचेज करनी थी, मुझे कुछ गिग्स अच्छी लगी, मैंने फिर वहीं से उनको ना ऑर्डर प्लेस करके $115 यहाँ यहीं पर लगा दिए। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल 1 सेलर। लेवल 1 सेलर इज बेसिकली के जो नेक्स्ट होता है जब आप कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आपको लेवल 1 सेलर मिल जाता है। ठीक है, तो वो सर रिक्वायरमेंट्स ये क्या 2 क्या एक्स्ट्रा हैं? गिग्स का भी बताइएगा। 2 एक्स्ट्रा गिग्स लिखा हुआ था 2 एक्स्ट्रा गिग्स क्या कहाँ पर? ये गिग नीचे सर, एक्स्ट्राज कह रहे हैं आप?
जी ये जी सर। गिग एक्स्ट्राज हैं। गिग एक्स्ट्राज हैं। जब हमने गिग क्रिएट की थी तो उस वक्त हमने देखा था कि हम गिग एक्स्ट्राज मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, और एक गिग एक्स्ट्रा ऐड करने के साथ जब हम करते हैं तो हम अपना टाइम भी बता सकते हैं कि इस गिग एक्स्ट्रा को अगर आप प्लेस करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और दूसरे नंबर पर आप डेज बता सकते हैं, बजट बता सकते हैं, करेंगे क्या, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आप 2 गीग एक्स्ट्रा जो है वो अपनी अटैच कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये न्यू सेलर का बेसिकली बैज के बेनिफिट में से है। फिर लेवल एक्स्ट्रास 1 का सेलर आ फायदा क्या जाता है। होगा सर, ये समझ नहीं है इसकी। ये अगर आपको नहीं पता चला तो आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखें, उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताया हुआ है। पता नहीं प्रीवियस लेक्चर है या लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, मगर इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की हुई है। इस वजह से मैं अभी इसको इग्नोर करता हूँ, नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखें। अच्छा, लेवल 1 की एक और क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स पूछ क्या क्या सकती हैं? हूँ? जी पूछे, मैं जल्दी पूछें। सर आपने कहा ना कि आपने कुछ गिग परचेज की थी। लेट्स से मैं न्यू सेलर हूँ, मैंने मेरे पास कुछ अकाउंट में बैलेंस है और मेरे पास कोई ये कार्ड नहीं है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई गिग परचेज कर लूँ, किसी को ऑर्डर प्लेस कर दूँ, तो क्या जो मेरे पास अमाउंट पड़ी है मैं उसे को यूज कर सकती हूँ? यस यू कैन। अगर आप अपना बैलेंस यूज करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। कोई कार्ड वगैरह या बैंक अकाउंट का कोई इशू नहीं होगा? नो ये नो नहीं है। नो, यू कैन यूज योर बैलेंस। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स क्या है, गौर से सुनिए जी। रिक्वायरमेंट्स क्या है? अभी किसी का अगर क्वेश्चन हो तो वो रेज हैंड के बटन पे क्लिक कर दे, मैं आपसे क्वेश्चन खुद पूछ लूंगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 60 डेज ओल्ड होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल 60 डेज पुरानी होगी तो आप क्वालिफाई करेंगे लेवल 1 सेलर के लिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट्स इज कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स होने चाहिए। ठीक है, 10 ऑर्डर्स आपके पास होंगे तो फिर आपके पास ये जो है वो आप क्वालिफाई करेंगे। तीसरा आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो एटलीस्ट एक मिनट। ओके, अब ठीक है। तो आपकी जो अर्निंग है वो एटलीस्ट $400 होनी चाहिए अगर आप लेवल 1 सेलर बनना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाता है कि आपने जो अपनी रेटिंग है वो 4.7 स्टार रेटिंग अब आपकी होनी चाहिए लास्ट 60 डेज में। और फिर आपके पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% या उससे अबव होना चाहिए लास्ट 60 डेज में। इसके अलावा ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है वो आपका 90% से अबव होना चाहिए लास्ट 60 डेज के अंदर। ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो आपकी 60 डेज में 90% से अबव होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कोई भी जो वार्निंग है वो ना मिली हो फाइवर की तरफ से इन द लास्ट 60 डेज, सॉरी इन द लास्ट 30 डेज। तो ये काफी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें से। अब आप देखें कि ये भी बहुत सिंपल है। आपकी प्रोफाइल 2 मंथ्स एटलीस्ट पुरानी होनी चाहिए, और आपके जो ऑर्डर्स हैं वो एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हों तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अर्निंग कितनी होनी चाहिए जी? $400। ये भी तीनों रिक्वायरमेंट्स आपकी बहुत सिंपल है। और इसके साथ साथ आपकी जो रेटिंग है वो 4.7 या उससे अबव होनी चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल है। जब आपको 2 ऑर्डर आए हैं, एक ने 5 स्टार दे दिए, एक ने 4 स्टार दे दिए हैं, तो उसकी जो एवरेज होगी वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो जाएगी। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? रिस्पॉन्स रेट के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। आपका 90% से अबव होना चाहिए। कंप्लीशन जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन कितनी होनी चाहिए? 90%, यानी कैंसिल कोई ना हुआ हो एटलीस्ट। अगर आपने 10 ऑर्डर्स किए हैं और उसमें से एक कैंसिल हो जाता है तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट होगा वो 90% पे आ जाएगा। ऑन टाइम डिलीवरी क्या है? लेट्स सपोज आपने अगर कोई ऑर्डर कंप्लीट किया तो वो लेट ना हुआ हो तो वो ऑन टाइम डिलीवरी के अंदर काउंट हो जाता है। और वार्निंग कोई ना आई हो आपको, वार्निंग जो है वो आपको अगर वार्निंग किस तरह से आती है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फाइवर की। अगर आप वो वायलेट करते हैं तो अगर वो वायलेट करते हैं तो फाइवर आपको बेसिकली वार्निंग सेंड करता है कि ये बेसिकली आपने काम गलत किया है, इस वजह से आप लोग जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये भी वार्निंग नहीं आनी चाहिए। वैसे बाय द वे मैंने आपको 14 बल्कि कुछ चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से वार्निंग जो है ना वो आ जाती है। जिसमें से एक चीज ये है कि जब आप किसी बायर को ये कहते हैं, जब मतलब आप अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप मुझे रेटिंग दो, फोर्सफुली जब आप ये कह रहे होते हो तो फिर क्या होता है कि आपको
क्लाइंट सॉरी फाइवर जो है वो वार्निंग सेंड करता है। इसको मैं किसी और लेक्चर में या कुछ इस टॉपिक के बाद में मजीद एक्सप्लेन करूंगा, मगर ये चीज भी याद रखिएगा। तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं अगर आपको लेवल 1 अकाउंट मिल जाता है तो उसमें फायदा क्या होता है? आपकी 10 गिग एक्टिव गिग्स हो सकती हैं बाय डिफॉल्ट। देखें आपको जो न्यू सेलर होता है उसको सिर्फ 7 गिग्स का ऑप्शन मिलता है, मगर आपके पास अब जो है वो लेवल 1 के तौर पर 10 गिग्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप 10 गिग्स बना सकते हैं। फिर आप 4 गिग एक्स्ट्राज अटैच कर सकते हैं अपने पास। फिर उसके बाद 10 गिग मल्टीपल हैं। फिर सेंड कस्टम ऑफर्स अप टू $5,000। ये रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हुई, ये भी चेंज नहीं हुई। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग, ये एक चीज जो है वो चेंज हुई है। और इसको जो है वो बेसिकली इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर आप लेवल 1 सेलर होंगे तो चांसेस आर कि यू विल बी फीचर्ड ऑन फाइवर, ठीक है। और फाइवर फीचर्ड का मतलब क्या है कि आपको मे बी वो फर्स्ट पेज पे प्रमोट कर रहा हो, मे बी ये जो फीचर्ड लिस्टिंग होती हैं, मतलब फाइवर आपकी मार्केटिंग भी कर रहा होता है, ईमेल मार्केटिंग भी कर रहा होता है और फीचर्ड प्रमोशंस भी आ रही होती हैं। तो जब आप लेवल 1 हो जाते हैं तो शायद आपको फाइवर फीचर्ड भी कर दे और उससे ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आ जाता है नेक्स्ट आपके पास लेवल 1 लेवल 2 सेलर। मगर लेवल 2 सेलर पे जाने से पहले मैं ये पूछ लेता हूँ कि अगर आपका लेवल 1 सेलर का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने वैसे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर भी बताया था कि अगर आपने बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करनी है तो वो आप इंस्टॉल कर लिया करें। उससे ये होगा कि अगर आप किसी क्लास में किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितना मर्जी शोर हो बैकग्राउंड के अंदर वो बेसिकली खत्म कर देता है। तो इसका बड़ा फायदा भी है। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने किया भी होगा, जैसे बासित कह रहे हैं उन्होंने किया है। मैं अब आपको अनम्यूट कर रहा हूं तो 1 बाय 1 अगर किसी का लेवल 1 के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी मेरा क्वेश्चन है कि ये फाइवर वालों ने ये गिग प्रमोशन का जो फीचर लॉन्च किया है जी, ये उसमें ऐसे ब्लॉग पोस्ट में ऐसा लग रहा था कि आप पैसे लगाएं तो हम आपको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो हमारी गिग्स पे इंप्रेशन और क्लिक्स है ना उसमें खासा फर्क आया है। क्या आपने भी ये देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें अच्छा आपकी ना इको आ रही है, आपने हैंड्स फ्री यूज नहीं किए तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। फिर अभी क्या नाम है इनका? इनका नेम क्या है यार? फिर मैं म्यूट करता हूँ। अच्छा, ये जो फीचर है ना ये बेसिकली ये है कि ये फीचर ये है कि अगर आप फाइवर के ऊपर आकर अपनी पेड प्रमोशन करना चाहते हैं तो फाइवर ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें आप बेसिकली डॉलर्स लगाकर अपनी पेड प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये लेवल 2 के लिए शुरू में इन्होंने किया था कि जिसका लेवल 2 या उससे अबव वो उसको ये प्रमोशन मिलती है, मगर अब ये सुना है कि लेवल 1 को भी प्रोवाइड कर दिया है। मतलब आप अपनी जैसे फेसबुक एड्स चलाते हैं, जैसे यूट्यूब एड्स चलाते हैं, आप कुछ डॉलर स्पेंड करेंगे, $10 लगाएंगे तो ये आपकी जो फीचरिंग है वो कर देंगे, मतलब आपकी प्रमोशन कर देंगे। तो ये चीज जो है ना जाहिर है जो नए लोग हैं या फिर जो लोग बेसिकली पहले से काम कर रहे हैं उनके इंप्रेशंस पे, उनके क्लिक्स पे और उनके व्यूज के ऊपर फर्क तो पड़ा होगा और पड़ेगा भी मजीद, क्योंकि अब फाइवर ये चाह रहा है कि उन लोगों को प्रमोट करें जो कि पैसे लगाते हैं। तो जाहिर है वो बिजनेस एक मॉडल है उनका, तो इस तरह से फर्क तो पड़ेगा। दोबारा फिर मैं अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि अगर कोई ये भाई साहब जो हैं अभी तक हैंड्स फ्री यूज नहीं कर रहे, एटलीस्ट अपने आप को म्यूट कर लें। जहाँ जेल है शायद। चलो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। दोबारा आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ये क्या था? लेवल 2 है जी। आपने ये बताया था कि आप ऑटो रिफ्रेश करते रहें फाइवर के बारे में, तो मोबाइल पे अगर हम रिफ्रेश करते रहें तो तभी हम ऑनलाइन रहेंगे। देखिए मोबाइल पे आप किस तरह से रिफ्रेश करेंगे? 5-5 मिनट बाद आप ऐप ओपन करेंगे। सर मतलब टैब ओपन किया उसी को रिफ्रेश कर रहे हैं। करते रहो यार, मुझे तो कोई मसला नहीं है।
मगर ये होगा नहीं यार, ये इनको कहाँ से आ रही है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? इसकी आवाज एको हो रही आपका है। नाम ही सर, आपका नाम ही रिपीट हो रहा है। मेरा नाम रिपीट हो रहा है। बोले कैसे ऐसे वही आवाज। ओ भाई जी। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए हैं इसकी फाइवर की तरफ से, गेट 20% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। पता है यार, ये जो है ना काफी मुश्किल है हैंडल करना। म्यूट ऑल कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, फिर कभी क्वेश्चंस होंगे तो आप लेदर से कर लेना। अच्छा, यहाँ पर लेवल 2 सेलर है। लेवल 2 सेलर में क्या होता है कि आपके पास बेसिकली सबसे पहले तो लेवल 2 सेलर के अंदर क्या होता है, आप बेसिकली लेवल 1 सेलर हैं तो फिर उसके बाद आप लेवल 2 सेलर बन सकते हैं। लेवल 2 सेलर की रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एटलीस्ट 120 डेज ओल्ड होनी चाहिए। वो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो 2 मंथ्स की थी, और यहाँ पर जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो 4 मंथ्स की है। इसके अलावा आपके 50 इंडिविजुअल ऑर्डर्स कंप्लीट हुए होने चाहिए। यानी आपके पास जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स कितनी थी, 10 ऑर्डर्स की। यहाँ पर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो 50 ऑर्डर्स की है। आपकी जो अर्निंग है वो बेसिकली $2,000 होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो अर्निंग की रिक्वायरमेंट थी वो $400 थी। यहाँ पर जो आपकी अर्निंग की रिक्वायरमेंट वो $2,000 है। मेंटेन ए 4.7 स्टार रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। आपकी जो रेटिंग है वो अगेन ये वाली रिक्वायरमेंट जो नीचे आपके पास रिक्वायरमेंट है ये वाली, वो सारी बिल्कुल सेम है जैसी आपके पास बेसिकली लेवल 1 के अंदर रिक्वायरमेंट्स थी। तो जो चेंज हुई है वो ऊपर वाली 3 है, कंप्लीट एटलीस्ट $120 डेज और कंप्लीट एटलीस्ट 50 इंडिविजुअल ऑर्डर्स, अर्न एटलीस्ट $2,000। तो ये बेसिकली 3 आपके पास रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप मीट कर जाते हैं तो आपको बेसिकली लेवल 2 सेलर मिल जाता है। अब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं तो आप एनालिटिक्स में जाएं। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट्स का पूरा टेबल भी आ रहा होता है, जहाँ पर आपको नजर आ जाता है कि किस तरह से आपके पास जो है ना वो आ रहा है, रेटिंग वगैरह क्या आ रही है। तो ये देखें, रिस्पॉन्स रेट मेरा मैच हो गया है, वो 90% से अबव है। ऑर्डर कंप्लीशन भी ठीक है, ये भी ठीक है। रेटिंग में मेरे पास 0 आ रहा है बिकॉज मैंने कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया। सेलिंग सीनियरिटी भी ठीक है, यानी कि 120 डेज ओल्ड है। ऑर्डर्स कितने हैं, ये 16 ऑर्डर्स हुए हैं, यानी कि मेरे अभी ना काफी ऑर्डर्स पड़े हैं। अगर मैं 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, वो लेवल 2 के लिए मैं क्वालिफाई करूंगा। अर्निंग के लिए मेरे पास जो अर्निंग है वो $1,932 है, मगर मेरी $2,000 अर्निंग होगी तो मेरा लेवल 2 सेलर हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा। सो ये आपके पास हो गया। अच्छा, इसमें ये हो गया, और फिर उसके बाद आपके पास इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि आप 20 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं और 5 गिग एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। देखिए पुराने वाले में क्या थे, गिग एक्स्ट्रास कितने थे, आप 4 गिग एक्स्ट्रास कर सकते थे, यहाँ पर आप 5 गिग एक्स्ट्रास कर सकते हो। 15 गिग मल्टीपल है। कस्टम ऑफर आपकी जो इंक्रीज होकर $10,000 होगी है। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाती है, ठीक है। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आपके पास क्या होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड ऑन प्रमोशनल लिस्टिंग सेम है। ये कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम है। कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम में क्या होता है कि आप बेसिकली इनका ब्लॉग वगैरह है, इनकी ईमेल्स हैं, ईमेल लिस्ट है, तो वो ईमेल में आपके पास बेसिकली प्रमोशन वगैरह करते हैं। अर्निंग क्लियरेंस आपकी जो है वो 14 डेज तक जो है वो होती है। ये सेम है आपके पास, ये भी सेम है, और ये आपके पास बेसिकली ये भी सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है नीचे आ जाता है कि ये जो आपके पास सबसे अच्छा इसका बैज है वो है टॉप रेटेड सेलर, TRS इसको बोलते हैं। टॉप रेटेड सेलर में क्या होता है कि आप बेसिकली ये जो आपका सबसे मतलब अच्छा बैच जो है वो टॉप रेटेड सेलर का बैच कहलाता है। सो रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें आपकी प्रोफाइल जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। आपकी जो
ऑर्डर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो 100 ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हों, आपकी अर्निंग है वो $20,000 होनी चाहिए। मेंटेन है 4.7 स्टार रेटिंग। ये ऊपर वाली 3 रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं, बाकी 3 नीचे वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है ये 3 रिक्वायरमेंट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टॉप रेटेड सेलर बैड मिल जाएगा। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? 30 गिग एक्टिव गिग्स आपको मिल जाती हैं, फिर 6 गिग एक्स्ट्राज आपको मिल जाते हैं। रेज हैंड्स कर रहे हैं, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये टॉप रेटेड वाला कंप्लीट कर लूं। फिर 20 गिग मल्टीपल्स हैं, कस्टम ऑफर अप $10,000, वीआईपी कस्टमर सपोर्ट। पिछले वाले में क्या थी? प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर आपको वीआईपी कस्टमर सपोर्ट मिल रही है। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग, कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, और ये नंबर चेंज हो गया है। अर्निंग क्लियरेंस आपको 7 डेज, मतलब आप जो भी अर्निंग करेंगे वो 7 डेज में मिल जाती है। पाकिस्तान में बहुत कम टॉप रेटेड सेलर्स हैं। कुछ टॉप रेटेड सेलर्स की प्रोफाइल मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वहां से आप लोग उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मतलब आप उनका काम देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कितने ऑर्डर किए हुए हैं, और किस तरह से ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, चीजें शेयर करने के लिए ना, यहाँ पर अगर लिंक्स वगैरह शेयर करने हैं, असाइनमेंट शेयर करनी है, तो उसके लिए वैसे मैं गूगल क्लासरूम यूज करता होता हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग गूगल क्लासरूम को जानते हैं, और क्या मैं गूगल क्लासरूम आप लोगों के लिए क्रिएट कर लूँ, ताकि आप लोग जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, ये क्या कहते हैं, कोडिंग के रिलेटेड, फाइवर के रिलेटेड, और ये सारी चीजें जो है वो आप वहां पर ही कर लें। तो मैं आप अभी कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, तो उसमें ऐसा होगा कि वो जरा काम आसान हो जाता है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो मैं आपसे ना क्रिएट करके शेयर करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, ये फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप सभी लोगों ने उसको ज्वाइन कर लेना है। तो अब मैं कर देता हूं जी आप लोगों को अनम्यूट, और आप लोग शुरू हो जाएं। फिर जिसने नहीं बोलना वो जरा म्यूट कर ले लाजमी तौर पर, प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस। सो एक मिनट, किधर गया मैं, किधर गया? इधर 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 पार्टिसिपेंट्स, एक मिनट यार, ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे। हाँ जी, मैंने ये चेक कर दिया है। अगर आपने अपने आप को अनम्यूट करना है तो वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सुपर सेलर होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सुपर सेलर का जो बैच होता है फाइवर पर। सुपर सेलर जी। अच्छा, फाइवर सुपर सेलर, वो उसके एक लिए अलग रिक्वायरमेंट था। ये टॉप रेटेड सेलर है, ये एक अलग चीज है। सुपर सेलर कुछ और चीज है मेरे ख्याल से। वो मेरे ख्याल से आलियान चौधरी को मिला हुआ है, जी या जी फिर वही गिग देखी थी, उनकी वीडियोस भी काफी देखी थी, तो वो इसलिए पूछ रहा था। वो स्पेशल बैच है मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं पता। ये वाले रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये आलियान चौधरी की प्रोफाइल भी का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, classroom.google.com। यहाँ पर किसी और क्लासरूम में है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। सुपर सेलर भी हैं, वो मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल जो है ना वो लिंक्स उनको प्रोवाइड करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बैच चल रहा है, बैच 2 टेक्निकल का ट्रेनर बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो हम भी रेगुलर रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन सर एनएफटीपी को चाहिए कि जैसा हीरोज करता है कि जो भी बैच होता है टेक्निकल है या कंटेंट मार्केटिंग है, उस नाम से जो मैनेजमेंट है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं या टेलीग्राम पे बना देती हैं। वो उसमें ये होता है कि कैंडिडेट सब काम कर रहे होते हैं, कुछ चीजों का उन्हें क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, तो वो आपस में कंजर्वेशन से वो अपने मसाइल हल कर लेते हैं छोटे छोटे, तो वो एक साथ मिल के आगे बढ़ते हैं। तो हमने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की थी, कैसर साहब से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अलाउ नहीं है। तो ऐसा है ना कि सर ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए, उसमें एडमिन खुद हो, मैनेजमेंट हो, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उस बंदे को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन ग्रुप हेल्पफुल होने के लिए होना चाहिए सर। ये बात मैं करना चाह रहा था। अच्छा, वो ना देखेंगे हम, शायद स्लैक या फिर टेलीग्राम वगैरह हो जाए, व्हाट्सएप नहीं हो सकता, व्हाट्सएप पे बहुत इश्यूज हैं। या फिर व्हाट्सएप, या फिर सॉरी व्हाट्सएप तो नहीं, शायद स्लैक वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाए। वो फिर मैं देखता हूँ फिर क्या चूज करना है, उसकी बेस पे
रोजगार मोस्टली जो टेलीग्राम पे बनाता है ग्रुप, उसमें सारा बैच वो कर देते हैं इंटर, और उसमें जो होस्ट होता है वो मोस्टली वो एडमिन होता है उसमें। देखें जी, वो तो हम अलाउ ही नहीं करते, ई रोजगार में भी अलाउ नहीं करते। अगर पहले होता था या किसी ट्रेनर ने किया भी है तो वो अलाउड नहीं है, वो अनऑफिशियल है और ऑफिशियली नहीं करते, ना इधर करते हैं ना उधर करते हैं। चलें, ये जी प्रोफाइल है आपके सामने, मैं आपको दिखा रहा था। आलिया चौधरी ये पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा ये भी हैं उमर नवाज, इनको भी टॉप रेटेड सेलर मिला हुआ था मगर अभी डाउन हो गया है। मतलब आप डाउन भी हो सकते हैं, डी प्रमोट भी हो सकते हैं। अगर आप पहले टॉप रेटेड सेलर थे तो अब आप वो भी हो सकते हैं, लेवल 2 भी हो सकते हैं। ये देखेंगे आपके पास थे, ये भी टॉप रेटेड थे मगर अभी लेवल 2 हो गए हैं, डाउन प्रमोट हो गया। अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करते तो वो डाउन प्रमोट होते हैं। प्लीज माइक को म्यूट कर लें अगर आपने बात कर ली है तो। सर मैं कोई और अगर बात करना चाहता है जी? क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी जी करें। सर आप ना वो, वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में ये हो चुका है, लेकिन काइंडली एक आध मिनट में आप ना गिग का जो फर्स्ट स्टेप है ना टाइटल वाला, वो काइंडली एक आध मिनट पे आप रिपीट कर देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं आप क्यों नहीं देखते पिछला लेक्चर? वैसे मैं सर बता वो तो देता रिकॉर्डेड हूँ। सर वो जो पोर्शन था ना वो रिकॉर्डेड नहीं आया था आपका फर्स्ट वाला। रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अच्छा ठीक है। यहाँ पर ये देखें गिग है, अगर आपने गिग नहीं क्रिएट करनी है तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू गिग का है, और यहाँ पर अगर आपने टाइटल डिसाइड करना है तो टाइटल में आपने ये करना है कि आप प्रॉपर कीवर्ड्स वो वाले मेंशन करें जहां पर जिस पे आप रैंक करवाना चाहते हैं। जैसे मेरा टारगेट था कि मैं लैंडिंग पेज वाले कीवर्ड को रैंक करवाऊं, तो मेक श्योर करना है कि आपने इसको लैंडिंग पेज वाले कीवर्ड को टाइटल के अंदर जरूर रखना है। और मैंने ये भी बताया था कि जो आपका टाइटल होता है वही आपका यूआरएल भी बन जाता है, तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी सी बात थी उसमें, इसमें कोई नहीं है ज्यादा, बल्कि आप उसमें कुछ इसको मुख्तलिफ यानी कि फाइवर पे जाके मुख्तलिफ लोगों की उस गिग से इसको बंदा ऑब्जर्व कर सकता है, थोड़ा देख सकता है, उस लिहाज से बंदा वो आप कर ले। हाँ जी, आप कंपटीटर्स जो हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, और वहां पर जाकर भी जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं और किन लोगों को ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर लें। थैंक यू वेरी मच सर। सर रिस्पांस टाइम का थोड़ा दोबारा बताइएगा प्लीज। रिस्पांस टाइम बेसिकली ये होता है कि आपको अगर लेट्स सपोज क्लाइंट ने मैसेज किया है और आप उसको कितनी देर के बाद रिप्लाई करते हो, तो उसकी बेस पे फाइवर ना आपकी कैलकुलेशन कर रहा था। लेट्स सपोज आपको 2 क्लाइंट्स ने मैसेज किया, एक क्लाइंट को आपने 1 घंटे में रिप्लाई कर दिया, दूसरे क्लाइंट को आपने 3 घंटों में रिप्लाई किया, किसी वजह से आप बिजी थे। तो जो आपकी एवरेज होगी, मतलब 3 और 1 और फिर आपकी एवरेज बन गई 2 आवर्स, तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर, एक तो होता है कि हम जो है बाय रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करते हैं, वो इसमें ऐड होगा या नहीं? नहीं जी, वो तो आपने खुद किया है ना, वो तो आपने इनिशिएट किया है रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद अगर क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है तो वो टोटली डिफरेंट चीज है। ये आपको अगर कोई मैसेज आता है उसकी रिप्लाई की बात हो रही है। पर्सनली अगर पर्सनल मतलब कि हमारी प्रोफाइल जी पे डायरेक्ट मैसेज आता आपको मैसेज आता है, जी डायरेक्ट है। आपको सही, जब मैसेज आता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर अगर प्रोफाइल जो है एक अकाउंट है फाइवर पे, वो एट अ टाइम 2 डिवाइस पे ऑनलाइन है, अगर मोबाइल पे भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और डेस्कटॉप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई इशू हो सकता है क्या? नहीं जी, कोई इशू नहीं होता, मगर आपने 2 लैपटॉप्स के ऊपर उसको लॉगिन नहीं रखना। मल्टीपल लैपटॉप्स, मोबाइल पे लॉगिन करना और डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन कर लेना, ये एक डिफरेंट चीज है। आपने अगर अपना एक फाइवर का अकाउंट मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर लॉगिन किया हुआ है तो वो नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली अगर आईपीज डिफरेंट है। ठीक। हाँ जी सर हमारा जो है ना, वो अगर हमने अकाउंट फॉर एग्जांपल एक बनाया और हमने उसको काफी देर से यूज नहीं किया, 2 माह हमने उसको बिल्कुल भी जो है ना इसको चलाया नहीं है, तो फिर क्या प्रोसेस प्रॉब्लम किसको होगा नहीं उसको चलाया? दोबारा? फाइवर को मतलब नहीं एक अकाउंट चलाया हमने आपने? और फाइवर पे एक अकाउंट बना, 2 माह 3 माह हमने उसको चलाया नहीं है, और अभी दोबारा हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्राई करें, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लोज करके आप नया भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक फाइवर का अकाउंट था, उसके ऊपर कोई गिग भी नहीं पब्लिश हो रही थी, ना ही कोई ऑर्डर आ रहा था।
दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? तो जैसे सपोज कि अगर मैं और मेरी मिसेज काम करने चाहते हैं फाइवर पे, तो हम एक ही इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हुए 2 डिफरेंट कंप्यूटर यूज कर लें, या फिर एक हाँ, लैपटॉप 2 यूज करते हुए डिफरेंट 2 कंप्यूटर्स कर लें, दो डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज करके कर लें और एक इंटरनेट कनेक्शन हो तो रिलैक्सेशन हो जाती है। मगर इसमें भी नेक्स्ट इश्यूज ये हैं कि आपके जो जिस चीज के अंदर आपने गिग्स बनानी है वो डिफरेंट हो, ये रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज आप अगर वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और आपकी मिसेज अगर वेब डेवलपमेंट में सेम तरह की गिग्स बना लेती हैं तो वो बेसिकली प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं सर, डिफरेंट निश में आपने काम वो करना मतलब डिफरेंट गिग करेंगी, वो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगी, मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा, उसमें तो हाँ कोई जी, इशू हाँ नहीं। जी। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, अगर एक लैपटॉप पे 2 डिफरेंट इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें भी इशू होता है या उसमें नहीं इशू होता? एक क्या एक लैपटॉप पे सपोज मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ और वो मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं अगर, लेकिन लैपटॉप सेम है। नहीं, इस पे कोई इशू नहीं है, वो तो टोटली डिफरेंट है ना, कनेक्शन ही सेम है, कोई मसला ही नहीं। लैपटॉप से सेम होगा, उसका भी नहीं, कोई क्यों इशू करना नहीं? सेम? वो उससे ये होता है कुकीज सर वगैरह मैं कुछ सेव हो रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, कंप्यूटर डिफरेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलें फिर, ठीक है। आप लोग जो हैं वो, वालेकुम सलाम, अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं लेक्चर क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज आप सर क्वेश्चन मल्टीपल पूछ गिग्स सकते हैं। का था, इस मल्टीपल गिग्स के आप लेवल 1 के लिए मल्टीपल गिग्स इतनी बना सकते हैं, इसका क्या मतलब था? मल्टीपल गिग्स नहीं बना सकते? वो अच्छा, गिग मल्टीपल जी, गिग मल्टीपल की बात कर रहे हैं या वो जो मल्टीपल गिग्स नहीं बना सकते, क्या कह रहे हैं? गिग मल्टीपल सर, गिग मल्टीपल पूछना था क्या चीज? ये मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में सेपरेटली, जो है ना वो डिटेल के अंदर बताऊंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। लेकिन वो ऑफ द टॉपिक था। मैंने आपको फेसबुक पे मैसेंजर में मैसेज किया था सर, वहां पे देख के रिप्लाई कर दीजिएगा। क्या नाम है आपका? वसीम साबर। एक बार दोबारा भी कर देना, फिर ऊपर आ जाएगा ना मैसेज, नीचे चला ठीक है जाएगा। सर, मैं अभी कर देता हूँ। एक तो वो आप स्कर्दू में लैंडिंग कर रहे हैं उसके बारे में था, और एक जो आप ये स्टैंड यूज कर रहे हैं ब्लू स्नोबॉल का, इसके बारे में था। हाँ हाँ, चलें वो दोबारा कर दें मुझे फिर, हाँ ठीक हो मैं भी जाएगा। कर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। सर एक वालेकुम। माइनर सा क्वेश्चन था कि अगर हम अपने अकाउंट से इसको बायर अकाउंट में कर बायर बन के हम किसी से कोई काम करवा लेते हैं, तो जो रिव्यू होता है वो आपको सेलर भी देता है। जैसे हम किसी से काम करवाते जी हैं, हम बिल्कुल उसको रिव्यू देते हैं, ठीक है ना? तो वो आपकी ओवरऑल बिल्कुल, प्रोफाइल पे आता है या उसके लिए कोई सेपरेट मतलब वो वाला रिव्यू अलग होता है और सेलर वाला अलग होता है? सेम प्रोफाइल पे आता है। अगर आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगी ना एप्सोल 360, वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके जी देखेंगे जी। तो वहां पर 2 किस्म के रिव्यूज होंगे, एक मेरे बायर के तौर पर, एक सेलर के तौर पर, दोनों सेम ही जगह पर आ रहे होते हैं। नहीं मतलब ये था कि वो काउंटर में आपके एज अ सेलर एज अ बायर वाला वो सेम कंसीडर होगा या वो अलग अलग होगा, अलग अलग सेम नहीं, कंसीडर तो डिफरेंट होगा। मतलब आप अगर किसी ओके। की बायर प्रोफाइल देख रहे हैं तो आपको बायर प्रोफाइल की हम्म रेटिंग एवरेज शो होगी, और हम्म अगर आप किसी का सेलर अकाउंट देख रहे हैं तो आपको सेलर हम्म। प्रोफाइल की एवरेज शो होगी। राइट, बस ये क्लियर करना था। थैंक यू हाँ सर। जी, हाँ जी, थैंक वेलकम। यू। सर मुझे आपसे ये पूछना था, मैंने आपको मैसेज किया था कि प्रपोजल के नीचे एक लिखा है सोर्स फाइल, इंक्लूड सोर्स फाइल, तो जी जी। वो जो ऑप्शन है वो मतलब कि प्रपोजल अगर किसी को सेंड करना हो तो उसको क्या करे? ये फाइवर पर ऑप्शन आप कह रही हैं कि वो अवेलेबल होता है कि इंक्लूड सोर्स फाइल? प्रपोजल ओपन करते हैं ना बाय रिक्वेस्ट की, तो उसके नीचे वो जी एक जी। अच्छा, वो इसलिए होता है कि अगर आपने कोई सैंपल अटैच करना है, लेट्स सपोज आपने अपना काम दिखाना है, पोर्टफोलियो दिखाना है, तो उस सिलसिले में होता है ये। तो आप अगर कोई फाइल अटैच करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, ठीक है। सर और दूसरा ये मैंने आपसे पूछना था कि ये जो लैंडिंग पेज वाली आपने गिग बनाई थी, और वो सिर्फ वो बिल्कुल पहला आपका लेक्चर था, वो अपलोड नहीं हुआ था जी जी। कि कोई गाइडलाइन, मतलब कि वो एक लेक्चर वो मुझसे मिस भी हो गया था और वो अपलोड भी नहीं हुआ था, तो वो उसका मिल सकता है कहीं से? वो जो हाफ आवर वाला टॉपिक था ना, वो फिर मैं ऐसे करूंगा कि मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्लासरूम में ही शेयर कर दूंगा, ये गूगल क्लासरूम में या फिर फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। जो जी रिमेनिंग किसी वजह से गलत हो गया था वो जी मैं कर ठीक है, दूंगा। थैंक यू। ओके।
अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर ये गूगल क्लासरूम कहाँ पर है? उसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएंगी। अभी तक तो मैंने क्रिएट नहीं किया। चलें ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पता करना है कि अगर अभी हम एज ए सेलर काम कर रहे हैं और मुझे अपने लिए एक लोगो अभी बनवाना है, तो वो मैंने फाइवर पे अगर करना है, मुझे उसके लिए पहले अपना अकाउंट एज ए बायर करना पड़ेगा, और क्या मुझे उसके लिए पहले पे भी करना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन शो करने के लिए? आपको अगर किसी से लोगो बनवाना है, अगर आपने बायर बनना है फाइवर के ऊपर, तो आपको अपना अकाउंट स्विच करना पड़ता है बायर मोड के अंदर। मैंने ये मेरे ख्याल से हर लेक्चर के अंदर हमने देखा है, वो टॉप पे बटन आ रहा होता है, स्विच टू बाइंग, स्विच टू सेलिंग। जब आप कर लेती हैं, फिर उसके बाद आप सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगी, जो भी आपने सर्विस सर्च करनी है वो सर्च करेंगी। फिर उसके बाद नीचे सेलर्स आ रहे होते हैं, जिसकी सर्विस अच्छी लगेगी आप उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकती हैं, या फिर आप उसको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। तो जाहिर है उसके लिए या तो आपके फाइवर अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, या फिर आपका जो कार्ड है वो अटैच होना चाहिए। जो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप इस्तेमाल करती हैं, वो कार्ड होना चाहिए आपके पास, फिर आप बाय कर सकते हैं। बैलेंस बट है मेरा फाइवर में, सॉरी, हम्म तो मैं अभी ही अगर शिफ्ट करके उसको एज अ बायर ऑर्डर प्लेस कर दूं और उसके बाद मैं वापस एज अ सेलर आ जाऊं, क्योंकि मुझे अपने लिए भी अपने से काम करना है, तो ऐसा कर लूं। और दूसरा ये मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि पहले वो बायर के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए उसको पहले पेमेंट पे करनी पड़ती है ना, शायद वो तो नहीं हमें करनी पड़ेगी अगर हमारे पास ऑलरेडी वो तो आपकी होगी। देखें, वो तो आपकी होगी। जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो फौरन से उसने उतने पैसे डिडक्ट कर लेने हैं आपके और ऑर्डर प्लेस कर देना है। जब तक आपके पैसे डिडक्ट नहीं होंगे तब तक आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगी। ठीक है। और उसके बाद जब मैं वापस ऐसे सेलर आऊंगी, मैं अपना काम कर रही होंगी और उधर से मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया होगा, तो जब मुझे कुछ मेरे सेलर से जब कांटेक्ट करना होगा तो मैं हर दफा स्विच करती रहूंगी, या वो नहीं, मैं एज अ वो सेलर चैट जो होती है वो कॉमन हो जाती है। चैट जो होती है ना वो कॉमन आ जाती है, आप उसको कॉमन में आकर कर सकते हैं। बाय द वे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने किसी को पैसे पे करनी है तो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। ये वाला जो ग्रुप है हमारा NFTP वाला, और उधर से पूछ लेंगे अगर कोई डिजाइनर अवेलेबल है और वो आपको रीजनेबल रेट पे लोगो बना दे तो आप उसको प्लेस कर देना। क्लास का भी भला हो जाएगा ना, किसी और को भी तो ऑर्डर प्लेस करना है। फर्स्ट मेरा यही था कि मैं यहीं पे अपना ही में से किसी को कर दूं। चलें, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा जी, थैंक यू। चलें, ठीक है। वैसे वो कैनवा में भी बन जाएगा। कैनवा में मैंने आपको लोगो बनाना सिखाया भी हुआ है, वो कैनवा को यूज करके आप खुद भी बना सकती हैं। बट एनीवे तो वो इतना अच्छा बेहतर नहीं पता होगा लग क्या रहा था, करना तो ये क्योंकि ये हमेशा साथ चलना है, लोगो अपनी आइडेंटिटी चलना है। होती है, तो वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, क्रिएटिव। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। लें जी, फिर टाइम हो गया है और आपके जो प्रपोजल्स हैं वो मैं वेट करूंगा। डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दीजिएगा उसके अंदर कमेंट्स से, और फिर उसके बाद जो है वो इसको जो है ना वो करेंगे। निदा ने इधर प्रपोजल वाला वो शेयर कर दिया, तो यहाँ पर नहीं शेयर करना, वहां पर जो वीडियो शेयर की थी वो उसके कमेंट सेक्शन में आपने शेयर करना है। तो चलें, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। वीकेंड भी है, और प्रीवियस लेक्चर्स अगर मिस किए हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। और ये जो फेसबुक में भी मैं लाइव गया था, वहां पर भी मैंने प्रपोजल राइटिंग के ऊपर बात की थी, उसमें मेरे ख्याल से काफी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी देख लीजिएगा। और जब आप कुछ देख लेते हैं तो नीचे कमेंट भी कर दिया करें, एक्नॉलेज्ड का, वॉच्ड का, तो पता चलता रहता है कि ये किस तरह से जो है ना वो मतलब आप लोगों ने देख लिया। फिर आज ही मैं आप लोगों के साथ के गूगल क्लासरूम का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। जस्ट लिंक पे क्लिक करके आपने उस पर ज्वाइन कर लेना है। इसके बारे में मजीद डिटेल अगर देनी हुई तो वो मैं दे दूंगा आप लोगों के बाद में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।